Hey everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. So सबसे पहले तो बहुत सारा थैंक यू उन सारे बच्चों को जिन्होंने ग्रामर की जो फर्स्ट वीडियो थी, जो हमारी इंट्रोडक्शन अबाउट ग्रामर और हम क्या क्या हमारा पूरा कंटेंट है जो इसमें हमने डिस्कस किया था, तो उसमें बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जो वोकैबुलरी वर्ड्स के सेंटेंसेस फॉर्म किए थे, लाइक वी हैव अलविदा चौहान, देन सावित्री, मिथुन, जिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने एफर्ट्स शो करे एंड हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू. सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड. और मुझे ये पता है कि जितने भी लोग मेहनत करने वाले हैं ना यहाँ पे मेरे साथ, विद इन 2 months आपका जो ग्रामर है ना उसका स्टैंडर्ड यहाँ से यहाँ आ जाएगा एंड यू आर गोइंग टू बी अमेजिंग एट दिस लैंग्वेज. So guys, today what are we going to start? We are going to start with our first topic, which is sentence. ठीक है? So we are going to start with introduction to sentence. इसमें इतना याद रखो, कोई ये मत समझना प्लीज कि यार ये तो सिर्फ 3rd से 7th तक के लिए है. 2nd स्टैंडर्ड में भी आपको सेंटेंसेस पढ़ाए जाते हैं एंड 9th और 10th और 11th में भी आप सेंटेंसेस ही पढ़ते हो. दी ओनली थिंग इज कि हम उसके डिटेल्स में जाने लग जाते हैं. सो यहाँ पे राइट फ्रॉम योर बेसिक, आपका जो बेसिक है, बेसिक से लेके एडवांस तक, वी आर गोइंग टू इनकलकेट एवरीथिंग. हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझने वाले हैं. ओके, सो आई होप वी आर ऑल रेडी. अपने पास प्लीज पेन और पेपर रखना, क्योंकि इसमें हर पर्टिकुलर टॉपिक के बाद हम एक्सरसाइजेस करने वाले हैं. ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस एवरी टॉपिक, जो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी. ठीक है? और ऑल्सो वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, हर क्वेश्चन के बाद, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिलेगी जिसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं. प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो भी हम करेंगे उसी के सिमिलर रहेगा हर पर्टिकुलर टॉपिक पे. तो वंस दिस वीडियो इज ओवर, आप लोग उन प्रैक्टिस एक्सरसाइज को विजिट करो, प्रैक्टिस करो. आंसर्स भी वहीं पे दिए हुए हैं, बट पहले सारे क्वेश्चंस करना, उसके बाद आंसर्स में जाना. अगर कोई भी डाउट होता है तो ट्रस्ट मी, आई चेक ईच एंड एवरी कमेंट दैट यू आर राइटिंग डाउन. सो अगर कोई भी डाउट होता है तो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी आर गोइंग टू सॉर्ट इट आउट. ठीक है? सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज अ सेंटेंस. ठीक है? अब एक काम करते हैं, एक बार जाते हैं हम अपने ग्रामर पार्ट में. अगर हम अपने इंग्लिश में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है इंग्लिश में? इंग्लिश में वी हैव वर्ड्स, अल्फाबेट्स. ठीक है? सबसे पहले हमारे पास A to Z, हमारे पास इनको कहते हैं हम अल्फाबेट्स. अब ये जो अल्फाबेट्स होते हैं इनसे मिलके बनते हैं हमारे पास वर्ड्स. ठीक है? लाइक सिट, कैट, सेंटेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है? अब ये जो वर्ड्स होते हैं, जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलते हैं तब बनते हैं फ्रेज, जिसको मैं आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. अभी सिर्फ समझो. ठीक है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जैसे कि मैंने लिख दिया इन द बास्केट. ठीक है? अब इन द बास्केट क्या? इन द बास्केट कुछ पता है? कुछ मीनिंग निकल रहा है? मीनिंगफुल है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है. इसके बाद जब फ्रेज में थोड़ा मीनिंग ऐड हो जाता है, मतलब कौन कर रहा है, क्या कर रहा है ऐड हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं क्लॉज. और प्लीज जस्ट अभी क्या समझना है कि ये सारी चीजें जो चल रही हैं, अभी सिर्फ समझो कि हम एक वर्ड बाय वर्ड कैसे आगे बढ़ रहे हैं. ये सब मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो सबसे पहले अल्फाबेट्स, फिर वर्ड्स, फिर आता है फ्रेज, फिर आता है क्लॉज. क्लॉज मतलब ये, इसमें भी एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. ठीक है? जिसका कभी कंप्लीट मीनिंग होता है और कभी कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है. एंड देन लास्ट में इन सब से मिलके बनता है आपके पास सेंटेंस. ठीक है? तो अब हम पहले समझेंगे सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद हम सेंटेंस के जो फ्रेजेस हैं, क्लॉजेस हैं, ये क्या होते हैं इनको हम समझेंगे, इनका एक ओवरव्यू समझेंगे. और बाद में आने वाले वीडियोस में पूरे फ्रेजेस के टाइप्स, क्लॉजेस के टाइप्स, ये सब हम डिटेल में समझने वाले हैं. कमिंग बैक टू अ स्लाइड. अब सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. कोई भी सेंटेंस जो
खुद में एक कंप्लीट सेंस होता है, ठीक है। मतलब इफ आई सेड दैट शी इज अ गर्ल, अब मुझे इसमें समझने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्या बोलना चाहता है वो। सिंपल, शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है, ये एक कंप्लीट सेंस है। रीड दीज टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। अब ये दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं, द किक्ड ही बॉल, द किक्ड ही बॉल। ऐसे इसमें कोई समझ नहीं आ रहा है, मतलब समझ में तो हमें आ रहा है, इतने इंटेलिजेंट हम हैं, लेकिन इट डजंट मेक एनी सेंस, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। ही किक्ड द बॉल, अब क्या हुआ, हमने वर्ड्स को सही तरीके से प्लेस किया है एंड अब इसका एक मीनिंगफुल, मतलब इट्स अ मीनिंगफुल सेंटेंस। The first sentence conveys no sense and is a group of jumbled words. The second sentence conveys a proper meaning. तो सेकंड में एक प्रॉपर मीनिंग आ रहा है, फर्स्ट में इट वाज ऑल मीनिंगलेस। बस क्या हुआ, हमने वर्ड्स लिए, सही वर्ड्स लिए, लेकिन सही तरीके से पुट अप नहीं किया। तो सेंटेंस का मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ पर्टिकुलर मीनिंग। दो चीजें जो हमें याद रखनी है, सेंटेंस ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। इसमें आप लोगों की बहुत मिस्टेक्स होती हैं। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट थर्ड स्टैंडर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड। क्या होता है, हम लिखना स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट सेंटेंस का टी छोटा रहता है या एस छोटा रहता है और मैम वहाँ पे एक बड़ा सा अंडा लगाती हैं और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। सो मेक श्योर व्हेनेवर यू स्टार्ट टू राइट अ सेंटेंस, इट हैज टू स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड इट हैज टू एंड विद अ पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क मतलब या तो फुल स्टॉप या तो क्वेश्चन मार्क और या तो एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये जैसे हुआ ये आपका फुल स्टॉप, ये हुआ आपका एक्सक्लेमेशन मार्क एंड दिस इज योर क्वेश्चन मार्क। अब ये किस तरीके का सेंटेंस है, व्हाट इज योर टाइप ऑफ सेंटेंस, उस पर डिपेंड करता है कि लास्ट में कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा। लेकिन विदाउट अ पंक्चुएशन मार्क आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो दो चीजें कौन सी हैं, इट हैज टू स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड इट हैज टू एंड विद अ पंक्चुएशन मार्क। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पे हम एक बहुत ही मतलब नादान सी एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है। और इस साइड में सारे क्वेश्चंस हैं और मुझे तुम्हारे आंसर्स चाहिए फटाफट। सो द चेज द कैट डॉग, क्या होगा, ये सब जम्बल्ड सेंटेंसेस है। जम्बल्ड सेंटेंसेस के नॉर्मल सेंटेंस बनाने, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने। सो अब आई एम होल्डिंग ऑन टू द स्क्रीन ओनली फॉर 10 सेकेंड्स। क्विकली यू हैव टू रीड इट। नहीं, 10 सेकेंड्स बहुत कम हो जाएगा, चलो लेट्स गिव यू 20। तो फटाफट रीड करो। माई आई ग्रैंड पेरेंट्स विजिटेड येस्टरडे, टोल्ड राजू अ स्टोरी मी, borrowed a from I the library book, caked my baked a yesterday mother। अब इसके फटाफट बनाओ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ओके, एक काम करना, वीडियो को पॉज करना, फटाफट आंसर्स लिखना एंड आगे बढ़ना। सो लेट्स सी द आंसर्स। द डॉग chased the cat. I visited my grandparents yesterday. Raju told me a story. I borrowed a book from the library. My mother baked a cake yesterday. The dog chased the cat मतलब डॉग ने कैट का पीछा किया। चेस का मतलब क्या होता है, पीछा करना। I visited my grandparents yesterday. मैंने विजिटेड मतलब किसी से मिलना, किसी के पास जाना। तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने गया था कल। राजू टोल्ड मी अ स्टोरी, राजू ने मेरे को एक स्टोरी बताई। आई बोरोड अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, मैंने लाइब्रेरी से एक बुक बोरो की। बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना, कि मैंने आज ली और मुझे कल वापस करनी है। माई मदर बेक्ड अ केक येस्टरडे, कल मेरी मॉम ने एक केक बेक किया था, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, वापस आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। यू हैव टू क्विकली टेल मी द आंसर्स, पॉज द वीडियो, राइट द आंसर्स एंड देन चेक योर आंसर्स विथ मी हियर। सो देख लेते हैं, रीडिंग एन एम आई इंटरेस्टिंग नाउ स्टोरी। फटाफट करना इसको, ठीक है। आई टू बिकम लाइक अ राइटर आई ग्रो अप व्हेन वुड। अब ये थोड़ा सा मैंने लेवल रेज किया है। अगर पहला वाला बहुत ही फटाफट हो गया था तो यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग होगा, और अगर बहुत अच्छे से कर लिया तो सल्यूट। आई प्लेइंग एंजॉय माई कैट्स विथ, माई आर अस कजन्स नेक्स्ट विजिटिंग मंथ, प्लेस वी मे देयर इन अप्रैल विजिट। चलो आंसर्स देखें। So we have the answers over here. I am reading an interesting story now. कितने लोगों का सही है? चलो, good job. I would like to become a writer when I grow up. ये थोड़ा सा challenging था. I would like to become a writer when I grow up.
I enjoying playing with my cats. My cousins are visiting us next month. We may visit their place in April. ठीक है, ये हैं हमारे आंसर्स. अगर कोई भी डाउट होता है ना, कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नहीं जमा, वापस जाओ, रीड द क्वेश्चंस एंड डू इट. ठीक है, वैसे दिस इज वेरी इजी. आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे है सेकेंड सेट. ठीक है, अब ये जो है क्लास 5th to 8th के लिए है और ऐसा कुछ नहीं है, 5th to 8th वाले ही कर सकते हैं. 3rd वाले मेरे 4th वाले स्टूडेंट्स सारे जो भी हैं, ट्राई दिस आउट बिकॉज एग्जाम में ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे. ठीक है, और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जम्बल्ड क्वेश्चंस आते हैं. So if you are even preparing for competitive exams or you want to prepare for competitive exams, तो ये इस टाइप के questions definitely आएंगे. So dog Rahul with his pet playing enjoys. तो क्या होना चाहिए वैसे? Rahul enjoys playing with his pet dog. ठीक है, इस तरीके से आप इसको अरेंज करोगे. To the company goods Vietnam exports. तो यहाँ पे क्या होगा? वियतनाम. अब यहाँ पे जो है टू द कंपनी, वियतनाम एक्सपोर्ट्स गुड्स टू द कंपनी. तो यहाँ पे इस तरीके से आप पूरे आंसर्स लिखोगे. तो अब मैं यहाँ पे होल्ड कर रही हूँ. ठीक है, इधर टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज योर वीडियो, ट्राई टू डू द आंसर्स एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. शी इंटरेस्टेड दैट वाज इन प्रपोजल सेड शी द. was performance impressed with quite his. So यहाँ पे I, so I was quite impressed with his performance. The please not do on grass step. अब इसके आंसर्स देख लेते हैं. Rahul enjoys playing with his pet dog. The company exports goods to Vietnam. She said that she was interested in the proposal. ओके, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप जब अपने कोई भी गुड्स होते हैं या जो प्रोडक्ट्स, जैसे मान लो एक सिंपल सी चीज़, आप टायर बनाते हो या आप शुगर उगाते हो या आप कुछ मतलब शुगर जो है उसका प्रोडक्शन करते हो. तो अगर आप शुगर इंडिया से पाकिस्तान भेज रहे हो या आप इंडिया से चाइना भेज रहे हो या कहीं पे भी भेज रहे हो, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना. अगर हम बाहर किसी कंट्री से मंगवा रहे हैं अपनी कंट्री में तो उसे कहते हैं इंपोर्ट करना. ठीक है. She said that she was interested in the proposal. मतलब वो उस प्रपोजल में, प्रपोजल मतलब जब मैं आपको एक प्रस्ताव देती हूँ, प्रस्ताव को हम कहते हैं प्रपोजल. I was quite impressed with his performance. मतलब उसका जो परफॉर्मेंस था उससे मैं काफी इम्प्रेस थी. Please do not step on the grass. प्लीज यार घास पे पैर मत रखो. अब हो गया यहाँ पे आपके पास और क्वेश्चंस हैं. ठीक है. एवरी डिलीशियस फादर कुक्स इवनिंग पास्ता. डिलीशियस फादर मतलब कुछ तो लच्चा है यहाँ पे. तो यहाँ पे आपको वापस इन जम्बल सेंटेंसेस को करेक्ट करना है. तो एवरी डिलीशियस फादर कुक्स इवनिंग पास्ता. तो यहाँ पे क्या होगा? फादर कुक्स डिलीशियस पास्ता एवरी इवनिंग. Brother N wants be my astronaut too. So my brother wants to be an astronaut. Everything will sense make perfect someday. Everything will make perfect sense someday. At top voice, the man his of demanded the admission shouting. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे एक कॉमा है, इसका मतलब आपको वो उस चीज को वैसे ही लिखना है. तो shouting at the top of his voice, the man demanded admission. लास्ट है where have you been all this while. अब ये आपके आंसर्स हैं. एक बार चेक कर लो जो भी तुमने आंसर्स लिखे हैं वो इससे मैच करते हैं या नहीं करते. ये सेंटेंस का सबसे बेसिक पार्ट था जहां पे यू हैड जम्बल्ड वर्ड्स और इससे आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. आगे हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में. सो लेट्स कंटिन्यू. अब आते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. एक जो हमारा सेंटेंस होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं. एक को कहते हैं सब्जेक्ट और एक को कहते हैं प्रेडिकेट. ये जानना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है. अगर अभी आप नाउन्स पढ़ोगे, प्रोनाउंस पढ़ोगे, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, बाकी के पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ोगे, बार बार ये वर्ड्स यूज होंगे, तब कंफ्यूज मत होना. इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ. ठीक है. अब हम बात करते हैं जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट ना एक गाड़ी के इंजन की तरह होती है. ठीक है. जो आपके सेंटेंस को वो उसके बारे में होती है, मतलब वो मेन पार्ट होता है, एंड प्रेडिकेट उसके पीछे पीछे चलता है. एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला आई वॉन्ट अ न्यू कार, तो सबसे पहले हु वॉन्ट्स अ न्यू कार, मुझे एक नई कार चाहिए. नई कार किसे चाहिए? मुझे. तो मैं सब्जेक्ट हूं. ठीक है.
Swati ma'am is taking the class. Swati ma'am is taking the class. Who is taking the class? Swati ma'am is taking the class. तो मैं सब्जेक्ट हुई, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी आप जैसे कोई भी सेंटेंस दिया है ना, उसमें क्वेश्चन करो कौन कर रहा है ये काम, ठीक है। कौन या फिर क्या। अ सब्जेक्ट टेल्स who और what the sentence is about, ठीक है। सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। अब जैसे है द अम्ब्रेला इज ब्लू, व्हाट इज ब्लू? अम्ब्रेला इज ब्लू, इसीलिए यहाँ पे जो अम्ब्रेला है वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। दे एट पिज्जा फॉर डिनर, दे एट पिज्जा फॉर डिनर, उन्होंने डिनर में क्या खाया? और या तो डिनर में पिज्जा किसने खाया, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? उन लोगों ने खाया। तो ये जो दे वर्ड है ये हो जाता है हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद जो बाकी का सेंटेंस है जहां हम बात कर रहे हैं कि व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज, कि भाई सब्जेक्ट क्या कर रहा है। आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, लाइक स्वाति मैम इज टेकिंग द क्लास, तो स्वाति मैम के बारे में बात कर रहे हैं, स्वाति मैम हो गई हमारी सब्जेक्ट। अब स्वाति मैम क्या कर रही है? इज टेकिंग द क्लास। तो वर्ब जो है हमारा, वर्ब को अभी समझेंगे हम। स्वाति मैम क्या कर रही है? शी इज टेकिंग द क्लास। इज टेकिंग द क्लास हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे अब, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में जिस बंदे के बारे में या जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें कभी भी समझना हो कि यार ये सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है इसमें, तो अपने आप से कौन सा क्वेश्चन पूछोगे? हु और व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। आप किसके बारे में बात कर रहे हो या आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। A noun or pronoun generally acts as the subject in a sentence. जैसे अभी noun और pronoun हम डिस्कस करेंगे, लेकिन as of now हम किसी भी आदमी के बारे में, जगह के बारे में, किसी एनिमल के बारे में जब बात करेंगे इन्हें हम नाउन कहते हैं, ठीक है। और आई, यू, वी ये वाले जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, तो इन्हें ही हम यूजुअली सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। इट मे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन वर्ड, लाइक स्वाति मैम। स्वाति मैम वन वर्ड है या टू वर्ड्स है? टू वर्ड्स हो गए, ठीक है। या तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज लाइक वन थिंग, लेकिन उसमें कितने सारे वर्ड्स हैं, तो इसमें एक वर्ड हो सकता है या ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला राम एंड श्याम आर प्लेइंग, ठीक है। राम एंड श्याम आर प्लेइंग, तो यहाँ पे कौन खेल रहा है? राम एंड श्याम। कितने लोग खेल रहे हैं? दो लोग खेल रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट में एक वर्ड हो सकता है, ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। अब अपन आते हैं प्रेडिकेट पे। अब प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। जो भी आपके सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या क्वेश्चन आंसर करता है ये? व्हाट एक्शन इज बीइंग परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट कर क्या रहा है। सिंपल। सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में बात हो रही है, प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट क्या कर रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन वर्ब विच मे बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम प्रेडिकेट की बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ तो एक्शन होना ही चाहिए, या तो उसमें इज एम आर टाइप का हेल्पिंग वर्ब आएगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे, या उसमें कुछ एक्शन चाहिए। इसको हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, आप लोग के बारे में बात हो रही है। स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, हु इज लर्निंग इंग्लिश? माई क्वेश्चन टू यू इज हु इज लर्निंग इंग्लिश? स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। कौन सीख रहा है इंग्लिश? स्टूडेंट्स सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आर भी आएगा, आर लर्निंग इंग्लिश। क्या कर रहे हैं वो लोग? दे आर लर्निंग इंग्लिश। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा इसमें? सब्जेक्ट हो गया हमारा स्टूडेंट्स और प्रेडिकेट हो गया आर लर्निंग इंग्लिश। अब हम इसको अच्छे से समझने के लिए फटाफट कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आपके कोई भी अगर डाउट होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद कभी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डाउट नहीं होगा। रोहन हैज अ नाइस कलेक्शन ऑफ मार्बल्स। अब इसमें हु हैज अ नाइस कलेक्शन ऑफ मार्बल्स? मार्बल्स का बहुत अमेजिंग सा कलेक्शन किसके पास है? हम बात कर रहे हैं रोहन की, तो रोहन क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। अब हैज अ नाइस कलेक्शन ऑफ मार्बल्स, ये हो गया हमारा रोहन क्या कर रहा है उसके पास, उसके बारे में हम बात करें तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट।
वेरी सिंपल. सेकेंड क्वेश्चन, शी इज निटिंग अ स्वेटर. हु इज निटिंग अ स्वेटर? क्वेश्चन, कौन स्वेटर निट कर रहा है? निट मतलब बुन रहा है. शी, तो शी क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट. और वो क्या कर रही है? वो स्वेटर निट कर रही है, तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट. ठीक है. मदर इज गोइंग टू द टेम्पल. हु इज गोइंग टू द टेम्पल? फटाफट. मदर इज गोइंग टू द टेम्पल. तो मदर हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज गोइंग टू द टेम्पल हो गया हमारा प्रेडिकेट. द चाइल्ड इज वेटिंग फॉर हिज फादर. हु इज वेटिंग फॉर हिज फादर? द चाइल्ड. चाइल्ड हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज वेटिंग फॉर हिज फादर हो गया हमारा प्रेडिकेट. द डॉग टुक द बॉल ऑफ थ्रेड अवे. द डॉग टुक द बॉल ऑफ थ्रेड, मतलब एक थ्रेड का बॉल था, धागे का एक बॉल था, उसको डॉग लेके चला गया. कौन लेके गया? डॉग लेके गया. तो डॉग हो गया हमारा सब्जेक्ट, टुक द बॉल ऑफ थ्रेड अवे हो गया हमारा प्रेडिकेट. तो अब हम फटाफट इसके आंसर्स देख लेते हैं. ठीक है. अब ये तो मैंने बताया, अगले वाला तो मैं बताऊंगी नहीं, वो तो आपको करना है. तो ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने. फटाफट मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है. ठीक है, बहुत फटाफट, बहुत इजी है ये वाला. सो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. चलो इसको फटाफट आंसर्स डिस्कस करते हैं. द लायन वॉज हंग्री. कौन है हंग्री? लायन. सब्जेक्ट, वॉज हंग्री, प्रेडिकेट. द मदर एंड द डॉटर वर हैप्पी टू हियर द न्यूज. हु वॉज हैप्पी टू हियर द न्यूज? मदर एंड डॉटर. ये पूरा हो गया आपका सब्जेक्ट और वर हैप्पी टू हियर द न्यूज हो गया आपका प्रेडिकेट. श्याम एंड राम हैव बीन सिलेक्टेड. हु हैज बीन सिलेक्टेड? श्याम एंड राम, ये दोनों हो गए हमारे सब्जेक्ट और हैव बीन सिलेक्टेड हो गया हमारा प्रेडिकेट. यू एंड ही शुड लीव दिस प्लेस एट वंस. किस किस को वो जगह छोड़ के जानी है? हु हैज टू लीव द प्लेस एट वंस? यू एंड ही. ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट और बाकी का हो गया आपका प्रेडिकेट. द पुअर मैन हैड नथिंग टू ईट. हु हैड नथिंग टू ईट? द पुअर मैन. ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा प्रेडिकेट. कितने लोगों के आंसर सही थे? तो जितने लोगों के आंसर सही थे और जितने लोगों के नहीं थे, नो प्रॉब्लम्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एक्सरसाइजेस हैं, आप जाओ, क्लिक करो, प्रैक्टिस करो. कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना. ये रहे हमारे आंसर्स. अब हम बढ़ते हैं आगे. अब यहाँ पे भी आपके पास सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, यहाँ पे आपको करना है. अब इन क्वेश्चंस को मैंने क्यों दिया हुआ है? बिकॉज यूजुअली नाम होते हैं ना, राम, श्याम एंड मम्मा एंड डॉटर, इट्स इजी. लाइफ मीन्स फन. व्हाट मीन्स फन? यहाँ पे आएगा व्हाट मीन्स फन. तो क्या है आंसर इसका? लाइफ हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्रेडिकेट. हर ग्रैंड मदर कुक्स फूड इन द किचन. ठीक है, अब यहाँ पे मैं नहीं बताने वाली हूँ, आप मुझे बताओ आंसर क्या होगा. यहाँ पे बहुत सारे जो हैं हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लिए हैं जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगी. जब हम नाउन्स पढ़ेंगे तो क्या होता है, यूजुअली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैंने ये एक्सरसाइज दी है. सो इफ यू आर गुड इनफ, फटाफट ये एक्सरसाइज करो ताकि हम आगे बढ़ें. ठीक है, अब इसके आंसर्स देख लेते हैं फटाक से. लाइफ मीन्स फन. लाइफ इज योर सब्जेक्ट, मीन्स फन इज प्रेडिकेट. हर ग्रैंड मदर हो गया सब्जेक्ट, कुक्स फूड इन द किचन, प्रेडिकेट. डायमंड सब्जेक्ट, कट्स डायमंड, प्रेडिकेट. शी सब्जेक्ट, पंच द फिल्दी बॉय. अच्छा, यहाँ पे ना मैं थोड़े इनके मीनिंग्स बता देती हूँ कुछ वर्ड्स के, और कुछ हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब्स भी हैं. ठीक है, जैसे है डायमंड कट्स डायमंड. इन हिंदी वी कॉल इट लोहा लोहे को काटता है. बेसिकली इफ देयर इज अ नेगेटिव थिंग तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाते हैं. तो डायमंड कट्स डायमंड, ये आप ना अपने नॉर्मल लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, बोलते बोलते कि हाँ ठीक है, इट्स ओके. जहाँ लोहा लोहे को काटता है टाइप की बातें होती है ना, वहाँ यूज करना डायमंड कट्स डायमंड. शी पंच द फिल्दी बॉय. अब पंच का मतलब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लेते हैं, ऐसे बनाते हैं और एक रख के देते हैं, तो उसको बोलते हैं पंच. फिल्दी, फिल्दी मतलब गंदा, एकदम बहुत ही खराब, उसको फिल्दी बोलते हैं. प्लीज गिव मी सम मनी. ठीक है, तो प्लीज है यहाँ पे, प्लीज गिव मी सम मनी. सो यहाँ पे क्या है आपका, गिव मी सम मनी. अब इसमें यहाँ पे मुझे बताओ क्या गड़बड़ है? कुछ तो गड़बड़ है दया, क्या गड़बड़ है यहाँ पे?
अब यहाँ पे है सबसे पहले गिव मी सम मनी। हमारा सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? सब्जेक्ट क्या है हमारा? प्लीज गिव मी सम मनी। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जरूरी नहीं है हर उसमें जो है ना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सब्जेक्ट क्लियर हो। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, किसको देना है? मी, ठीक है, सम मनी। अब ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। आई विल होल्ड ऑन द वीडियो फॉर 10 सेकेंड्स, यू विल गिव मी द आंसर्स एंड हम आगे बढ़ के आंसर्स चेक करेंगे। सो अब मैं आंसर्स चेक करने जा रही हूँ। आप होल्ड करो, पॉज करो वीडियो को, आंसर्स पहले लिखना और फिर चेक करना मेरे साथ। सो ट्रुथ नीड्स नो एविडेंस, ट्रुथ है आपका सब्जेक्ट, नीड्स नो एविडेंस हो गया आपका प्रेडिकेट। इसका मतलब कि जो है ना ट्रुथ नीड्स नो एविडेंस मतलब सच्चाई को प्रूफ की जरूरत नहीं होती, जो सच है वो सच है। Walking is a good exercise. What is a good exercise? Walking. So walking becomes your subject, is a good exercise becomes your predicate. Flying in the air is a great experience. What is a great experience? Flying in the air. तो ये पूरा तुम्हारा सब्जेक्ट है। Is a great experience हो गया predicate. India is the largest democracy of the world. Which is the largest democracy? India. So India हो गया सब्जेक्ट, बाकी हो गया predicate. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अच्छा, पहले बोलते थे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वुमेन बोलती थी बिकॉज वुमेन वाज बोर्न परफेक्ट। तो अब ना इसको थोड़ा चेंज कर दिया है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। भाई ये वुमेन और मेन दोनों के लिए लागू होता है। सो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। व्हाट मेक्स परफेक्ट? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट हो गया तुम्हारा प्रेडिकेट। So guys, here we are done with subject or predicate, ठीक है। In our next video we are going to start with a very important topic कि subject क्या होता है और object क्या होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम verbs पढ़ेंगे, हम pronouns पढ़ेंगे, इनमें सब में हमें बताया जाएगा कि आपको यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करना है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो और उसके बाद हम उसमें फ्रेजेस भी ऐड करेंगे। अब है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट इज जनरली द पर्सन और थिंग दैट द सेंटेंस इज अबाउट। ये सब्जेक्ट हमें अभी तक समझ में आ चुका है। हु इज डूइंग इट या व्हाट इज डूइंग, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, ये होता है हमारा सब्जेक्ट। इट्स ऑफन द पर्सन और थिंग that performs the action of the verb and it is usually but not always comes before the verb. अब यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, या तो हम नाउन और प्रोनाउन की बात करते हैं, बेसिकली जो आपका काम कर रहा होता है, जो भी परफॉर्म कर रहा होता है, डूइंग एक्शन को जो भी कर रहा होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। यूजुअली ये वर्ब के पहले आता है बट नॉट ऑलवेज। अब है ऑब्जेक्ट। अब अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। द ऑब्जेक्ट इज द थिंग और पर्सन दैट द एक्शन इज डन टू और द वन हु रिसीव्स द एक्शन। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एक्शन किसके लिए हो रहा है, कौन एक्शन को रिसीव कर रहा है। स्वाति इज टॉकिंग टू हर स्टूडेंट्स। स्वाति इज टॉकिंग टू हर स्टूडेंट्स। किसकी बात हो रही है, कौन बात कर रहा है? स्वाति बात कर रही है। और एक्शन, ये जो शी इज टॉकिंग, वो बात कर रही है, लेकिन वो बात किससे कर रही है, कौन इस एक्शन को रिसीव कर रहा है? उसके स्टूडेंट्स रिसीव कर रहे हैं। तो आप लोग हुए ऑब्जेक्ट, मैं हो गई सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जॉन मार्क द होमवर्क। जॉन ने होमवर्क को मार्क किया, मतलब उसने कंप्लीट किया। किसकी बात हो रही है? हु हैज कंप्लीटेड द होमवर्क, हु हैज मार्क द होमवर्क? जॉन। तो जॉन हो गया मेरा सब्जेक्ट। उसने क्या काम किया है? काम, वर्ब, मतलब जो वर्ब मतलब क्या होता है, कोई भी डूइंग एक्शन, कोई भी डूइंग थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसने ये मार्क किया है ये हो गया हमारा वर्ब। अब इस एक्शन को किसने रिसीव किया है? तो ये हुआ हमारा होमवर्क। तो होमवर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर्सन और थिंग दैट द एक्शन इज डन टू, ठीक है, या ऑन, वो एक्शन किस पे किया गया है, किसके लिए किया गया है, कौन उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो वो हो गया हमारा होमवर्क। अब हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखेंगे। कैथरीन फॉलोड जॉनथन। हु इज फॉलोइंग जॉनथन, मतलब कौन जॉनथन को फॉलो कर रही है, उसका पीछा कर रही है? कैथरीन कर रही है। तो कैथरीन हो गया मेरा सब्जेक्ट, ठीक है। अब किसको फॉलो कर रही है भाई? वो जॉनथन को फॉलो कर रही है। क्यों कर रही है वो तो अपन उस डिटेल में नहीं जाएंगे, वो मुझे नहीं पता वो क्यों कर रही है। तो वो जॉनथन को फॉलो कर रही है, तो जॉनथन हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं। ही वॉज ईटिंग अ सैंडविच।
कौन खा रहा है सैंडविच? ही वॉज ईटिंग अ सैंडविच, तो ही हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पे है किसे खाया जा रहा है भाई साहब? तो खाया जा रहा है सैंडविच को, तो सैंडविच हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, मतलब वो खा रहा है, ये खाने का एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? ये कर रही है हमारी नाजुक सी सैंडविच, तो सैंडविच को खाया जा रहा है, इसलिए सैंडविच हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए हम देख लेते हैं एक फटाक वाली एक्सरसाइज। शी विजिट्स हर पेरेंट्स एटलीस्ट वंस अ मंथ। कौन विजिट कर रहा है अपने पेरेंट्स को? किसकी बात हो रही है? शी की बात हो रही है, तो शी हो गया मेरा सब्जेक्ट। ठीक है, अब किसे विजिट किया जा रहा है? तो यहाँ पे विजिट किया जा रहा है हर पेरेंट्स, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आया? अब जैसे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, रूबी लव्स पैनकेक्स। किसकी बात कर रहे हैं? हु लव्स पैनकेक्स? रूबी लव करती है, तो रूबी हो गया मेरा सब्जेक्ट। और वो किसे लव करती है? लव है मेरा वर्ब। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रही हूँ? मैं प्यार कर रही हूँ, लव कर रही हूँ। किसे कर रही हूँ? पैनकेक्स को कर रही हूँ, तो पैनकेक्स हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। द की इज इन द ड्रॉर। वॉट इज इन द ड्रॉर? द की, किसके बारे में बात हो रही है? सब्जेक्ट है मेरा द की, और वो कहाँ रखी हुई है? कहाँ रखी है? द की इज वेयर? इट इज इन द ड्रॉर। ठीक है, अब यहाँ पे है द टीचर इज फ्रॉम कैनेडा। किसकी बात हो रही है? टीचर की, तो टीचर हो गई मेरी सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कैनेडा। Maria has lost her money. Who has lost her money? Maria. What did she lose? Money. तो Maria हो गया सब्जेक्ट और her money हो गया उसका ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? हम थोड़े से क्वेश्चंस और देखेंगे। देखो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, मेरा एक सिंपल सा फंडा है, ग्रामर और मैथ्स में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। इसके अलावा इसमें कोई इफ्स बट्स किंतु परंतु नहीं होते। ठीक है, तो अगर जैसे हमें मैथ्स में एकदम परफेक्शन लाने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो ग्रामर में भी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आपके उतने डाउट्स क्लियर होंगे हर बार। और ग्रामर में ना एक और लफड़ा है, उसमें ना इतने एक्सेप्शंस हैं जो कि आप बाद में आपको पता चलेगा हाँ ये नाउन होता है, लेकिन क्या है ना, ये नहीं होता है। ऐसे वाले बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको हर तरीके के क्वेश्चंस समझ में आ जाए। ये जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, रेन एंड मार्टिन बुक, द ब्लू बुक ऑफ ग्रामर हो गई, होली फेथ हो गई, और एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, हमने हर जगह से क्वेश्चंस लिए हैं। तो एवरीथिंग इज क्यूरेटेड फॉर यू। क्यूरेटेड मतलब जब एकदम आपके लिए कस्टमाइज करके बनाया गया है। ठीक है, तो अब हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। स्लीपिंग ऑन द फ्लोर हर्ट हिज बैक। स्लीपिंग ऑन द फ्लोर हर्ट हिज बैक। अब यहाँ पे देखो, व्हाट हैज हर्ट हिज बैक? स्लीपिंग, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, और किसको हर्ट हुआ? बैक, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। In order to prepare for a career in business, Riya studied economics. ठीक है, अब अपना करियर बिजनेस में बनाने के लिए रिया ने क्या स्टडी किया? इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे देखो, किसने स्टडी किया? किसको अपना करियर बनाना था? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिया की, और उसने क्या किया है? उसने क्या पढ़ाई करी है? उसने पढ़ाई करी है इकोनॉमिक्स। तो इसको लेके डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, बात किसकी हो रही है? रिया की बात हो रही है, और उसने उसका एक्शन, जो उसको ये दुनिया भर की जो करियर बनाना था, तो उसका एक्शन रिसीव किसने किया? छोटे से इकोनॉमिक्स ने। ओके, शी इज लिविंग इन टोरंटो। हु इज लिविंग? शी। वेयर इज शी लिविंग? टोरंटो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सेलेना हैज विजिटेड पेरिस। सेलेना हैज विजिटेड पेरिस। किसने विजिट किया? सेलेना ने, हो गया सब्जेक्ट। कहाँ विजिट किया? पेरिस। ठीक है, ऑब्जेक्ट। वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। क्या ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है? वॉकिंग, और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। तो ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रहे हमारे आंसर्स। समझ में आया? अब जो एक्सरसाइज है वो मैं नहीं करूंगी, ये एक्सरसाइज करोगे आप लोग। ठीक है,
इन एक्सरसाइज को, इन सारे क्वेश्चंस को फटाफट देखो, समझो, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब उसके लिए ऑब्जेक्ट डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप ये एक्सरसाइज देखो, करो, और इसके बाद मैं इसके आंसर्स डिस्कस करूंगी। चलें स्टार्ट करें। A bee flying around in the garden stung her daughter. A bee flying around in the garden. एक मधुमक्खी जो उड़ रही थी गार्डन में, stung her daughter. ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मधुमक्खी की, a bee। और उसने क्या किया? ये एक्शन जो था वो रिसीव किसने किया? डॉटर ने रिसीव किया। तो यहाँ पे हो गया वैसनी, सॉरी दिस इज बी और her daughter is the object. John played many songs on the piano during the party. Who played? John. और यहाँ पे क्या प्ले किया उसने? सॉन्ग्स। पार्टी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये जो पार्टी है ये नहीं है मेरा ऑब्जेक्ट। किसने प्ले किया? जॉन ने। और जॉन ने क्या प्ले किए हैं? जॉन ने प्ले किए हैं सॉन्ग्स, इसीलिए सॉन्ग्स है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। She accidentally tore a page in her textbook when her brother startled her. मतलब startled का मतलब होता है एकदम से सरप्राइज कर दिया या शॉक कर दिया। तो she accidentally tore a page in her textbook. Who tore a page? She tore a page. तो she क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट। उसके बाद है क्या टोर किया उसने, मतलब क्या टीयर किया उसने? उसने टीयर किया एक पेज को। तो पेज ने एक्शन रिसीव किया ना, उसके भाई ने जो भी किया हो, लेकिन एक्शन किसने किया? शी। और रिसीव किया एक्शन किसने? पेज ने। फटा तो बेचारा पेज ना, तो पेज हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। जॉर्ज वॉक्स हिज डॉग ट्वाइस अ डे। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? हु वॉक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा जॉर्ज, और किसको वॉक करा रहा है? डॉग को। इवन दो इट वॉज लेट शीना ड्रैंक कॉफी। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? शीना। शीना ने क्या किया? पिया। क्या पिया? कॉफी। तो शीना सब्जेक्ट और रिएक्शन किसने रिसीव किया? कॉफी ने रिसीव किया। सो दैट्स इट। अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये अब आपके लिए हैं, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके अलावा भी क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, वहां जाके इन क्वेश्चंस की अच्छी वाली प्रैक्टिस करना। अब हम आते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, जो मैं तब से बोल रही हूँ राइट कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो येस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट्स बिगिन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन मेंशन्ड इन द सेंटेंस। द नाउन आंसरिंग व्हाट आफ्टर द वर्ब इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब ना ये इतने अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है, इसमें बिल्कुल टेंशन मत लेना, ओके हम इसको बहुत अच्छे से समझने वाले। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जैसे जॉन हिट द बॉल, समझो इसको, जॉन हिट द बॉल। सबसे पहले तो सब्जेक्ट देख लेते हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? जॉन, ठीक है। अब जॉन ने क्या किया है? व्हाट डिड जॉन डू, ठीक है। तो यहाँ पे द डायरेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन मेंशन्ड इन द सेंटेंस, द नाउन आंसरिंग व्हाट आफ्टर द वर्ब। अब यहाँ पे जॉन ने क्या किया है? हिट, बॉल को हिट किया है। तो वर्ब के बाद एक्शन किसने रिसीव किया है? बॉल ने रिसीव किया है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, स्टीव सब्जेक्ट है मेरा, स्टीव के बारे में बात कर रही हूँ, स्टीव सब्जेक्ट है। टर्न्ड ऑन द टीवी, अब ये हिट, उसने क्या किया? उसने टर्न ऑन किया, मतलब चालू किया, ये वर्ब हो गया, मतलब डूइंग एक्शन हो गया। किसको किया? टीवी को किया। तो टीवी क्या हो गया मेरा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द कार हिट द पेडेस्ट्रियन, कार मेरी सब्जेक्ट है, उसने किया हिट, किसको किया? पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलते हैं, रास्ते में कोई चल रहा था, कार ने उसको जाके हिट कर दिया। तो पेडेस्ट्रियन मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द बॉल वेंट ओवर द क्लिफ, मतलब जो बॉल थी वो खाई से गिर गई, ठीक है। क्लिफ मतलब माउंटेन टॉप, एकदम माउंटेन से वहां से गिर गई। क्या गिरा? बॉल। हुआ क्या उसके साथ? गिर गई। कहां से गिरी? क्लिफ से। तो ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, यहाँ पे वेंट ओवर हो गया मेरा वर्ब, और क्लिफ हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शीला स्पोक टू हर नेबर,
शीला सब्जेक्ट, क्या किया उसने काम, स्पोक मतलब उसने बात की। ऑब्जेक्ट कौन है मेरा, डायरेक्ट नेबर। माइक स्टार्टेड द आर्ग्यूमेंट, हु स्टार्टेड द आर्ग्यूमेंट, माइक, माइक सब्जेक्ट हो गया। व्हाट डिड इट स्टार्ट, आर्ग्यूमेंट, ये हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइज द पर्सन और थिंग फॉर whom और what the action of the verb is performed, किसके लिए वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द नाउन नेमिंग द पर्सन फॉर whom समथिंग इज डन इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस इंसान के लिए, जिस चीज के लिए वो काम किया जा रहा है, उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम इसमें क्या पहले समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ। माई मदर बॉट मी अ नेकलेस। अब एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं, ठीक है, इसको मैं करती हूँ इरेज, ठीक है। एक चीज समझते हैं, तो यू, माई मदर बॉट मी अ नेकलेस, ठीक है। सबसे पहले कौन नेकलेस लेके आया, माई मदर, तो माई मदर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या किया, क्या इन महान माताश्री ने किया, शी बॉट, बॉट मतलब कुछ खरीदा, ये हो गया आपका वर्ब। अब क्या खरीदा, क्या खरीदा, नेकलेस खरीदा, ये हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो क्वेश्चन को आंसर करता है। व्हाट डिड शी बाय, शी बॉट अ नेकलेस, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए लिया, मेरे लिए लिया, और ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आई ये बात। तो माय मदर मेरा हो गया सब्जेक्ट, बॉट वर्ब, क्या लिया उन्होंने, नेकलेस लिया, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए लिया, मेरे लिए लिया, मैं हूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उन्होंने नेकलेस मेरे लिए लिया, तो जो खरीदा वो है नेकलेस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैं हो गई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। जॉन टोल्ड पीटर अ स्टोरी, जॉन टोल्ड पीटर स्टोरी, हु टोल्ड द स्टोरी, जॉन, जॉन क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट, क्या किया उसने, बताई, टोल्ड, टोल्ड हो गया मेरा वर्ब। और यहाँ पे क्या बताई उसने, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड जॉन टेल, जॉन ने स्टोरी बताई, तो स्टोरी हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे बताई, पीटर को बताई, तो पीटर हो गया मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो व्हाट मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू whom हो गया मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब इसको देखो, जॉन पास द बुक टू हिज फ्रेंड, तो जॉन हो गया सब्जेक्ट, पास्ड हो गया वर्ब, क्या पास की उसने, बुक पास करी, ये हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको पास करी, अपने फ्रेंड को पास करी, ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। लेट हर टेक इट, कौन, व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले व्हाट, लेट हर, तो हर हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एनी गेव इयान अ स्ट्रेंज लुक, एन हो गया आपका सब्जेक्ट, गेव हो गया आपका वर्ब। अब एन ने क्या, व्हाट डिड शी गिव, एक स्ट्रेंज लुक दिया उसने, ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, ये स्ट्रेंज लुक उसने इयान को दिया, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात, क्या दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माय मदर बॉट मी अ बाइक, मदर ने क्या दिया, बाइक दी, जो कि हो गई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और सॉरी हाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया, मेरे को दिया, तो मैं हो गई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। द मदर रेड हर चाइल्ड अ स्टोरी, मदर ने क्या किया, एक स्टोरी रीड करी है, स्टोरी हो गई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए रीड करी, हर चाइल्ड के लिए रीड करी, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस चीज को समझो। अगर तुम्हें जानना है डायरेक्ट वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, आस्क व्हाट आफ्टर द वर्ब। जैसे कि यहाँ पे देखो वर्ब है गेव, व्हाट, गेव क्या दिया, स्ट्रेंज लुक, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आस्क फॉर या फ्रॉम या हुम,
किससे मिला या किसको दिया या किसने दिया, ठीक है, तो उसको जब तुम पूछोगे तब तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं जिसमें से अब क्लियर हो जाएगा कितना समझ में आया है, बेसिकली हम कितने पानी में हैं। तो ये रही एक्सरसाइज, फर्स्ट 5 मैं करूंगी, बाकी के 5 आप लोग करोगे। आई बॉट अ साइकिल फॉर माई ब्रदर। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, क्या किया उसने, वर्ब क्या है, बॉट। क्वेश्चन करो, क्या खरीदा, साइकिल खरीदा, मतलब ये हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए खरीदा, माई ब्रदर हो गया मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, द टीचर टोल्ड देम अ स्टोरी। टीचर क्या है मेरा, सब्जेक्ट, टोल्ड हो गया वर्ब, क्या बताया, टोल्ड, क्या टोल्ड, स्टोरी, तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको बताया, देम, तो देम हो गया मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। प्लीज बाय मी अ स्कूल बैग, प्लीज बाय मी अ स्कूल बैग, ये है बाय तुम्हारा है वर्ब, ठीक है। क्या खरीदना है, स्कूल बैग, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसके लिए खरीदना है, मी हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी गेव अ गुड एडवाइस, उसने एक अच्छी एडवाइस दी। व्हाट डिड शी गिव, एडवाइस दी, तो एडवाइस हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब शी गेव अ गुड एडवाइस, यहाँ पे तुम्हारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसमें ऑलरेडी मान लिया गया है कि मैं ही हूँ। हर जगह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब जैसे है उसको उसने बहुत अच्छी एडवाइस दी, ठीक है, मुझे ही दी ना, तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं कहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका साइलेंट मोड पे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, शी को मत बोलना, शी नहीं है, शी सब्जेक्ट है, ठीक है। शी गेव अ गुड एडवाइस, हु, व्हाट डिड शी गिव एडवाइस, हु गेव, आप शी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे शी गेव अ गुड एडवाइस, लेकिन किसको दी, नहीं है, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट नहीं है। शी गेव हिम अ गिफ्ट, तो यहाँ पे भी देखो शी गेव हिम अ गिफ्ट, ओके, तो क्या दिया उसने, गिफ्ट दिया, किसको दिया, हिम, तो यहाँ पे हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये तो हमने कर लिए, ये रहे हमारे आंसर्स। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आप लोग करने वाले हो, ठीक है। तो मैं स्क्रीन को होल्ड करती हूँ फॉर 10 सेकेंड्स, आप पॉज करो वीडियो को, इन क्वेश्चन के आंसर्स निकालो। सब में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताना है। पहले सब्जेक्ट देखो, फिर देखो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, फिर देखो वो जो एक्शन है, ठीक है, वो एक्शन से क्वेश्चन करो व्हाट, फिर एक्शन से क्वेश्चन करो टू हुम, ओके, और फॉर हुम, उसके बाद तुम्हें आंसर्स मिल जाएंगे। अब हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। फादर गेव द गार्ड हिज सैलरी, क्या दिया, सैलरी दी, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, गार्ड को दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई हैव अ चाइनीज पेंसिल बॉक्स, मेरे पास क्या है, पेंसिल बॉक्स है, और इसमें मेरे पास कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। द क्लास लिसन टू द स्टोरी विथ फुल अटेंशन, क्लास लिसन टू व्हाट, स्टोरी, ठीक है, नो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, क्या एक्सेप्ट करो, अपॉलॉजी, किसकी अपॉलॉजी, माई अपॉलॉजी, तो माई हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही टॉट रीता हिस्ट्री, क्या पढ़ाया, हिस्ट्री, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको पढ़ाया, रीता को पढ़ाया, तो रीता हो गई हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक और एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आप लोग करोगे, इसमें सारे आंसर्स हैं, ठीक है। और हम अब बढ़ने वाले हैं आगे। अब हम आते हैं हमारे फ्रेजेस में और क्लॉजेस में। इस चीज को स्टार्ट करने से पहले अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रेज, फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्लॉज, और फिर यहाँ पे आता है सेंटेंस, ठीक है। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, ठीक है, क्या है, ये तीनों होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज भी होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस भी होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमें समझ में आ गई।
तीन नाम है हमारे सामने, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, और ये तीनों होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब मैं तीनों का एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लिख रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा टू स्कूल, इसका कोई मतलब है? टू स्कूल क्या? टू स्कूल क्या? या अगर मैंने लिखा ऑन द टॉप, ऑन द टॉप, ऑन द टॉप क्या? या ऑन द टेबल क्या? फ्रूट्स रखे हैं ऑन द टेबल, लंच रखा है, डिनर सर्व कर रहे हो, क्या कर रहे हो ऑन द टेबल? नहीं पता। अब बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, ठीक है, लेकिन क्या इनका कोई प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो इसमें क्या है? नो प्रॉपर मीनिंग, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे क्लॉज की बात करती हूं, तो क्लॉज में मेरे पास क्या, इसमें जब मैंने लिखा ऑन द टॉप में मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, मेरे पास कोई एक्शन नहीं है, ना वर्ब है ना सब्जेक्ट है, ठीक है। नो सब्जेक्ट नो वर्ब, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। क्लॉज में हमेशा आपके पास एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। जैसे कि अगर मैंने लिखा शी सैट, ठीक है। अब शी सैट, इसका मतलब भी है, ये भले कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो, ये कभी आपको कंप्लीट मीनिंग दे सकता है और कभी हो सकता है ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, कौन बैठा? शी, एंड क्या किया उसने? सैट। तुम्हारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ठीक है। तो ये होता है मेरा क्लॉज। और यहाँ पे आता है जैसे शी सैट ऑन द टेबल, शी सैट ऑन द टेबल। तो यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और यहाँ पे मेरे पास प्रेडिकेट भी है, मतलब यहाँ पे मेरे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है। सो यहाँ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, मतलब कंप्लीट सेंस नहीं होता। सेंस होता है ऑन द टेबल, लेकिन क्या ऑन द टेबल हमें नहीं पता है। तो फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता, इसमें एक्शन भी पता नहीं होता क्या हो रहा है। क्लॉज जो होता है ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका या तो कभी हो सकता है कंप्लीट सेंस निकले, या तो हो सकता है कंप्लीट सेंस नहीं निकले। दैट डिपेंड्स कि वो किस तरीके का क्लॉज है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, हमेशा हमेशा, ये एक मस्ट है। जब हम सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक प्रॉपर मीनिंग देता है, जिसमें क्लॉज और फ्रेज दोनों हो सकते हैं। क्लॉज का होना तो कंपलसरी है, हो सकता है एक क्लॉज हो सकता है दो क्लॉज हो सकता है तीन क्लॉज हो, जितना भी बड़ा सेंटेंस है उतने क्लॉजेस हो सकते हैं, उसके साथ फ्रेज भी हो सकता है, लेकिन एक क्लॉज का होना कंपलसरी है। अंडरस्टूड? अब हम जाते हैं हमारी मेन स्लाइड में और इनकी डेफिनेशन समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन बी अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब जो डिक्शनरी मीनिंग है, अ फ्रेज इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म अ मीनिंगफुल यूनिट विद इन अ क्लॉज। एक क्लॉज में उसका एक मीनिंग होता है, मतलब ये उसका भी छोटू सा पार्ट है। फ्रेज के बारे में जो यू हैव टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स। फ्रेज इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड एक्ट्स लाइक अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। ये एक अपने आप में एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करती है। इट कैन नेवर बी अ फुल सेंटेंस। फ्रेज कभी भी एक कंप्लीट सेंसिबल सेंटेंस नहीं हो सकता। इट हैज नीदर अ सब्जेक्ट नॉर अ प्रेडिकेट, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी एंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट। मेरा इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? एंजॉय, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। प्लेइंग क्रिकेट मेरा फ्रेज है जिसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। प्लेइंग क्रिकेट जो है मेरा फ्रेज है। शी वोर अ ड्रेस मेड ऑफ सिल्क। शी सब्जेक्ट है, वोर मेरा वर्ब है, और ये हो गया मेरा फ्रेज। वी शैल सक्सीड इन द लॉन्ग रन। देखो, इन द लॉन्ग रन को अगर मैं इंडिविजुअली बोलूंगी, इन द लॉन्ग रन मतलब लंबे, मतलब आने वाले टाइम में,
या मतलब इन कुछ ईयर्स। तो इन द लॉन्ग रन जो है ये अपने आप में कोई सेंटेंस है? नहीं है। कोई सेंस है? नहीं है। इसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब है? नहीं है। तो ये है मेरा फ्रेज। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। He met a girl with blue eyes. With blue eyes. ये है मेरा फ्रेज। क्यों? क्योंकि he मेरा सब्जेक्ट है, met मेरा वर्ब है। अ गर्ल, यहाँ पे भी मुझे सब्जेक्ट नहीं लेना, ये दूसरा सब्जेक्ट है, मुझे नहीं लेना। With blue eyes हो गया मेरा फ्रेज। अ मैन ऑफ इंडस्ट्रियस हैबिट। इंडस्ट्रियस इज अ वेरी गुड वर्ड। इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती। श्योर टू सक्सीड हो गया मेरा फ्रेज। क्यों? क्योंकि इस तो एक वर्ब है ना, इस भी नहीं लेना मुझको। श्योर टू सक्सीड क्या हो गया मेरा फ्रेज। द स्टोलन प्रॉपर्टी वॉज फाउंड इन द डेकॉइट्स हाइडिंग प्लेस। जो चुराई गई पूरी प्रॉपर्टी थी ना, वो कहाँ पे मिली? डेकॉइट्स के हाइडिंग प्लेस पे। सो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट क्या है? स्टोलन प्रॉपर्टी हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इन द डेकॉइट्स हाइडिंग प्लेस। अब हाइडिंग प्लेस में ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, तो हाइडिंग प्लेस हो गया हमारा फ्रेज। हिज फादर विश टू। हिज फादर सब्जेक्ट, विश्ड हो गया आपका वर्ब। तो अब इसके बाद जो भी है वो अपना फ्रेज हो गया। स्पीक टू द प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा फ्रेज। दे लिव ऑन एन आइलैंड। एन आइलैंड हो गया हमारा फ्रेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। I should hate to do such a thing. I should hate. So I subject, should hate verb हो गया मेरा। Such a thing, ठीक है, do भी action word है, तो मैंने उसको भी हटा दिया। तो such a thing हो गया मेरा phrase। और ये सारे मैं डिलीट कर देती हूँ। The poor man intended to pay back every penny of his money. वो जो गरीब सा आदमी था, intended मतलब उसका इंटेंशन क्या थी, उसकी भावना क्या थी कि वो सारा पैसा वापस करना चाहता था। Every penny of his money. Every penny of his money में हमारे पास सब्जेक्ट भी नहीं है, हमारे पास वर्ब नहीं है, और ये हो गया हमारा फ्रेज। I expect to get a prize. ठीक है, तो गेट नहीं, आई एक्सपेक्ट टू यहाँ पे। अब गेट अ प्राइज, गेट में हमारे पास वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट है नहीं है, इसीलिए ये हो गया हमारा फ्रेज। वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस ऑन हिज रिटर्न। अब यहाँ पे वी सब्जेक्ट हो गया, क्या किया उसने? पूछा। ओके, हिम मेनी क्वेश्चंस ऑन हिज रिटर्न। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे him many questions on his return, क्या ये कोई सेंस है? him many questions नहीं, यहाँ पे तुम्हारे पास you asked him, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ये हो गया तुम्हारे पास फ्रेज। he ran with all his might, might का मतलब स्ट्रेंथ, पूरी दम लगा के भागा वो। so he ran with all his might, तो he हो गया सब्जेक्ट, ran हो गया तुम्हारा वर्ब, बट with all his might ये है तुम्हारा फ्रेज, क्योंकि इंडिविजुअली इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। सो फ्रेज समझ में आया? आपका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, आपका वर्ब नहीं होना चाहिए। हो सकता है कभी सब्जेक्ट हो तो वर्ब नहीं होगा, वर्ब है तो सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों हैं तो फ्रेज नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्लॉज के साथ। ठीक है, क्लॉज मतलब होता है जहां पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहली चीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो किस तरीके का क्लॉज है। ओके, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, और एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं। ये चार चीजें याद रखनी है। ओके, a group of words that forms part of a sentence and has a subject and predicate of its own is called a clause. A group of words जिसमें खुद का सब्जेक्ट, प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? उसमें एक वर्ब होना चाहिए, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम क्लॉज जिसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। I graduated last year, सब्जेक्ट है मेरा I, क्या किया आई ने? आई ग्रेजुएट हुआ, तो ग्रेजुएट हो गया मेरा वर्ब, तो सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो ये हो गया मेरा क्लॉज। इस सेंटेंस में मेरे पास एक ही क्लॉज है। ठीक है, लास्ट ईयर मेरा फ्रेज है, लास्ट ईयर मेरा फ्रेज है, लास्ट ईयर का कोई मतलब नहीं है। व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम, व्हेन आई केम हियर आई सब्जेक्ट है। ठीक है,
केम मेरा वर्ब है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तो ये पूरा एक क्लॉज हो गया व्हेन आई केम हियर, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं बनता। आई सॉ हिम, आई सब्जेक्ट, सॉ मेरा वर्ब, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, हिम, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें दो क्लॉज हैं। ये एक कंप्लीट सेंटेंस जो है व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम, इसमें दो क्लॉजेस हैं। पहला क्लॉज फुल मीनिंग नहीं निकलता, दूसरे क्लॉज का कंप्लीट मीनिंग है, ठीक है। दोनों इंडिविजुअल क्लॉजेस हैं, दोनों में उनके सब्जेक्ट और वर्ब हैं। अब हम थर्ड देख लेते हैं। व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम एंड ही ग्रीटेड मी। When I came here, I subject, came verb. Saw, I saw, subject, verb. He, subject, greeted, verb. ठीक है, तो अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारे पास एक लेंदी सेंटेंस है where you have got 3 clauses, तीनों के इंडिविजुअल सब्जेक्ट और वर्ब हैं, ठीक है। I saw him makes complete sense, he greeted me makes complete sense, पहला वाला जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं है। अच्छा, ये हम आगे पढ़ेंगे, एक छोटा सा थोड़ा सा इन्फो दे देती हूँ मैं। जो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता वो डिपेंडेंट होता है, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड होता है कि अपना फुल मीनिंग देने के लिए। जो अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो हमारे पास दो क्लॉजेस हम यहाँ समझ रहे हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। आगे जाके हम अमेजिंग तरीके से पढ़ेंगे, तो अभी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ में टेंशन हो उसको अभी अटेंशन मत दो, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। सो दिस वाज आवर क्लॉज, और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे कुछ और एग्जाम्पल्स, ताकि इस माले में जो क्लॉज गया है वो एकदम सेटल डाउन हो जाए वहाँ से। ये नहीं कि यहाँ से निकल गया हो, नहीं, यहाँ रोक लेना एकदम। कमिंग टू सम ऑफ आवर एग्जाम्पल्स। व्हेन द सन सेट ही रिटर्न्ड होम, ठीक है। अब यहाँ देखो, When the sun set, सब्जेक्ट क्या है? The sun, वर्ब क्या है? Set, सब्जेक्ट है और वर्ब है, ये एक क्लॉज हो गया मेरा। He returned home, he क्या है? सब्जेक्ट, returned क्या है? वर्ब, वापस आया ना, कुछ किया उसने, वापस आया, वो वर्ब हो गया। तो ये क्या हो गया? ये भी हो गया एक क्लॉज। तो इसमें मेरे पास दो क्लॉज हैं, दोनों के अपने अपने सब्जेक्ट और वर्ब हैं। बेसिकली क्लॉज क्या होता है? मुझे मेरा सब्जेक्ट चाहिए, मुझे मेरा वर्ब चाहिए। फ्रेज क्या होता है? भाई चाहिए नहीं चलेगा, नहीं दोगे तो भी इट्स ओके। ओके, फ्रेज बहुत गरीबी हालत में होता है, और क्लॉज जो होता है वो बेहतरीन तरीके से अमीर होता है। अब वी हैव सम सो दैट वी मे हेल्प यू, वी हैव कम सो दैट वी मे हेल्प यू। वी हैव कम, वी हो गया मेरा सब्जेक्ट, हैव कम हो गया मेरा वर्ब, ये क्लॉज हो गया। सो दैट वी मे हेल्प यू, अब वी अगेन हो गया मेरा सब्जेक्ट, हेल्प में हेल्प हो गया मेरा वर्ब। तो यहाँ पे भी मेरे पास दो क्लॉजेस हैं जो कि एक कंजंक्शन से मैंने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। आई एक्सपेक्ट दैट आई शेल गेट अ प्राइज, यहाँ पे देखो आई एक्सपेक्ट दैट, ये इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, एक्सपेक्ट वर्ब हो गया। मतलब आई किसके बारे में बात कर रही हूँ? मेरे बारे में बात कर रही हूँ। तो ये आई मेरा सब्जेक्ट, मैं क्या कर रही हूँ? एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो ये हो गया वर्ब। तो ये एक क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक क्लॉज हो गया। यहाँ पे आते हैं, आई शेल गेट वर्ब हो गया, अ प्राइज ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे भी मेरा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। तो ये भी एक क्लॉज हो गया। She was standing near the canteen, अब यहाँ मेरे पास एक ही क्लॉज है, she सब्जेक्ट was standing वर्ब। अब नियर द कैंटीन क्या है मेरे पास? नियर द कैंटीन मेरे पास है फ्रेज, क्योंकि इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। रोहिणी लिव्स इन गुंटूर विच इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो रोहिणी सब्जेक्ट, लिव्स वर्ब, ठीक है, इन गुंटूर विच इज इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे मेरे पास ये है मेरा एक क्लॉज, रोहिणी लिव्स इन गुंटूर, ये मेरे पास एक क्लॉज है। विच इज इन आंध्र प्रदेश मेरा फ्रेज है, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। तो गाइज, आर वी क्लियर विद दिस? समझ में आया?
फ्रेज और क्लॉज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब हम इंडिविजुअली इस सब्जेक्ट को डील करेंगे। अभी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बस ये समझना है कि फ्रेज होता क्या है। इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसका खुद का मीनिंग नहीं होता और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। क्लॉज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि सेंटेंस का एक पार्ट होता है, जिसको आई थिंक हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। ओके, जो या तो हो सकता है उसका कंप्लीट सेंस हो, या तो हो सकता है उसका कंप्लीट सेंस नहीं हो, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा होता है। एक सेंटेंस में तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 कितने भी क्लॉज होते हैं, डिपेंड कि उसका कितना लंबा सेंटेंस तुम बना रहे हो। ठीक है, सो दिस वाज योर फ्रेज एंड क्लॉज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सो हियर वी आर डन। यहाँ पे हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। हैरीज डॉग दैट हैज अ वाइट कोट इज लॉस्ट। तो हैरीज डॉग ये है हमारा सब्जेक्ट, दैट हैज अ वाइट कोट इज लॉस्ट। ठीक है, जिसका दैट हैज अ वाइट कोट इज लॉस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास हैरी का डॉग दैट हैज अ वाइट कोट, यहाँ पे ये हो गया हमारा क्लॉज। I met the musician। अब यहाँ पे देखो हैरीज डॉग दैट हैज अ वाइट कोट इज लॉस्ट। अब इसमें आपके पास सब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं हैरी के डॉग की, और वो क्या हो गया है, वो लॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्लॉज हो गया। I met the musician whose concert I attended last month। I met the musician मेरा क्लॉज हो गया। Whose concert I attended, I attended अगेन सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया। I सब्जेक्ट है, मैंने क्या किया, अटेंड किया, तो सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया, तो ये भी एक क्लॉज हो गया। ही गोज टू वर्क, सब्जेक्ट क्या है, ही, वर्ब क्या है, गोज, तो सब्जेक्ट और वर्ब ये हो गया। तो हमारा ये जो है टू वर्क, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो ये भी तुम्हारा क्लॉज हो गया। बाय बस, दो ही ओन्स अ कार। अब हमारे पास भाई यहाँ एक और क्लॉज है, ही सब्जेक्ट, ओन्स वर्ब, अ कार ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। आई एम ग्लैड बिकॉज यू हैव वन द रेस। अब मुझे बताओ इसमें कितने क्लॉज हैं। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं, ये अपने आप में एक कंप्लीट क्लॉज है, मैं और हूं। आई सब्जेक्ट, एम वर्ब, एम हेल्पिंग वर्ब है, तो ये वर्ब ही है। एंड यू हैव वन द रेस, यू सब्जेक्ट, have one object, the race तुम्हारा have one verb और the race object। इसलिए इसमें दो क्लॉज हो गए। I have a chain which is made of gold। So I subject, have verb क्या है उसके पास, chain object। तो यहाँ पे भी subject verb object। ठीक है, ये होता है मेरा subject verb object। सी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमेशा अगर इसी फॉर्म में आना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, लेकिन यूजुअली इस फॉर्म में आता है। कभी कभी ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हो, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो वर्ब और उन लोगों की प्लेस इंटरचेंज नहीं होगी, कभी ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, हो सकती है। तो हमने जितने भी सेंटेंसेस देखे ना, उसमें हमारे पास काफ़ी अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस थे। लेट्स बिगिन। There are 4 types of English sentences classified by their purpose। इन sentences का purpose क्या है, ये किस तरीके से बात करना चाहते हैं। ठीक है, अब आता है पहला declarative statement। Declarative statement जो होता है ना, ये as per the sentence, नाम देखो उसका, declarative है ना। declarative मतलब आप कुछ declare कर रहे हो, आप कुछ बता रहे हो। ठीक है, इसको हम assertive statement भी कहते हैं। अब declarative का सिंपल सा फंडा है। अगर मैंने बोला माई नेम इज स्वाति, माई नेम इज स्वाति नहीं, माई नेम इज स्वाति नहीं, ना ये कोई क्वेश्चन है, ना मैं इसमें कोई तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यार माई नेम इज स्वाति, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है, ना मैं तुम्हें कोई सरप्राइज या शॉक दे रही हूँ। तो मैं एक सिंपल सा डिक्लेरेशन दे रही हूँ, मैं एक सिंपल सा एक सेंटेंस बोल रही हूँ, इट इज अ ब्यूटिफुल डे। अब यहाँ कोई शॉक एलिमेंट नहीं है, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, यहाँ कोई रिक्वेस्ट नहीं है, यहाँ पे कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो जहाँ पे आप एक सिंपल स्टेटमेंट स्टेट कर रहे हो, आप कोई फैक्ट बता रहे हो, जैसे कि अगर मैंने बताया लीव्स आर ग्रीन इन कलर, ओ माय गॉड, ऐसा तो मेरे पास रिएक्शन आएगा नहीं ना, ओ माय गॉड मैम क्या कह दिया आपने, लीव्स आर ग्रीन इन कलर। या अगर मैं बोलूंगी पेरेंट्स लव देयर किड्स, क्या बात कर दी, आज से पहले तो मुझे पता ही नहीं था। So basically these are simple statements। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं डिक्लेरेटिव।
So declarative statement, it makes a statement or expresses an opinion, it makes a declaration. मैंने अपना opinion बताया, जैसे कि I like ice creams and I love chocolates but I don't like dark chocolate and I love, अच्छा ठीक है, let's not get into food items right now, ठीक है. तो ये मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, या मैं कुछ डिक्लेयर कर रही हूँ, या मैं कोई फैक्ट बता रही हूँ, लाइक द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. अब इसमें कहीं कोई हैरानी की बात नहीं है, या ऐसा नहीं है सन प्लीज आज के लिए थोड़ा ईस्ट से निकल जाओ ना, कल भले तुम वेस्ट से निकल जाना, राइट. आपने कोई इसको ना कमांड दिया है ना रिक्वेस्ट की है, ठीक है. तो ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है. अब यहाँ ध्यान दो कि जैसे जॉन लाइक्स मैरी, आई एम अ टीचर. अब यहाँ पे कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एंड में हमेशा फुल स्टॉप ही लगेगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाले टाइम में जो अभी हमारे पास एक्सरसाइज होगी उसमें क्वेश्चंस में ये रहेगा कि पहले आपको बताना रहेगा कि वो किस टाइप का सेंटेंस है, उसको पंक्चुएट करना पड़ेगा. पंक्चुएट मतलब उसमें सही पंक्चुएशन मार्क लगाना पड़ेगा. सेकेंड सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव. अब ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये वर्ड आया है इंटेरोगेट से. जैसे कि होता है ना, वो सीआईडी देखा है जिसमें ना वो एक येलो लाइट होती है, उसके नीचे क्रिमिनल बैठा होता है और जो पुलिस है वो इसको इंटेरोगेट करती है. इंटेरोगेट का मतलब होता है क्वेश्चंस करना, ठीक है. तुम तब कहाँ थे, तुम ये बताओ, तुम वो बताओ, यू नो, दया एंड ऑल दोज थिंग्स. सो उसको बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स. मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हो. क्वेश्चन, इट आस्क्स अस समथिंग, ये हमसे कुछ पूछता है. जैसे कि डज मैरी लाइक जॉन, what is your name. अब does Mary like John, तो वो तो नहीं पता, what is your name वो पता है. और इसमें हमेशा पंक्चुएशन मार्क क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क. अब आता है नेक्स्ट इम्पेरेटिव. और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. तीन ही चीजें याद रखनी है. जब ना तुमसे कोई बोल रहा है ना, यार प्लीज पंखा चालू कर दे, नीचे बैठो, निकलो यहाँ से, कमांड दे रहा है कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तुम्हें कोई सलाह दे रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव, कमांड, रिक्वेस्ट और ऑर्डर, ठीक है. इट टेल्स अस टू डू समथिंग. इसे कहते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल स्टॉप, ठीक है. अब यहाँ पे मैं चाहूं तो फुल स्टॉप लगाऊंगी अगर मैंने बोला स्टॉप, लेकिन मैंने बोला स्टॉप तो मैं कमांड भी दे रही हूं विद एन एक्सक्लेमेशन. क्लोज द डोर, सिंपल. प्लीज कम इन, सिंपल. तो अब इसमें यूजुअली फुल स्टॉप लगता है, कभी कभार इसमें एज पर हाउ यू आर सेइंग एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. ये वाला जो मार्क होता है इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है. लास्ट सेंटेंस होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन, इट एक्सप्रेसेस सरप्राइज, शॉक और सडन फीलिंग. Oh my God, alas, wow, hooray, you know, all these sudden shock or sudden surprise, या तो कुछ अच्छा होगा या तो कुछ बुरा होगा, ठीक है. We won, oh he is no more. तो ये सारी चीजें होती हैं आपके exclamatory sentences का पार्ट. What a funny story he told us. Alas, he died so young. और इसमें हमेशा हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है. अब हम इन सब को एक बार अच्छे से इंडिविजुअली समझेंगे और इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. जैसे कि मैंने डिक्लेरेटिव बता दिया, इसमें हमेशा एक फुल स्टॉप लगता है. अच्छा, फुल स्टॉप को कहते हैं पीरियड, ओके. ये ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है. जैसे मान लो तुम्हारा झगड़ा हो रहा है किसी के साथ, तुमने बोला आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट एनी मोर, पीरियड. तो ये जहाँ पीरियड जो होता है इसका मतलब फुल स्टॉप, इसका मतलब अब कोई इस पे बहस नहीं होगी. बट ये साउंड बहुत अच्छा करता है, तो ट्राई टू यूज दिस. दैट कार इज ओल्ड, दैट कार इज ओल्ड. ये एक आप सिंपल स्टेटमेंट दे रहे हो, ठीक है. यू आर जस्ट डिक्लेयरिंग समथिंग. यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, कमांड नहीं है, कोई शॉक नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है. आई लव हनी ऑन टोस्ट. The girl likes pancakes, but she doesn't know how to make them. ठीक है. अब इसके बाद मम्मी का रिस्पॉन्स आ सकता है, oh my God, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है. India is the fastest growing economy. I would like to go to the annual fest. My friend is participating in the cleanliness campaign. मतलब मेरी फ्रेंड जो है वो स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट कर रही है. अगेन तुमने किसी को बताया है, यू आर जस्ट स्टेटिंग समथिंग, कहीं कोई ड्रामा नहीं है इधर पे,
My dog likes milk and bread. Okay? My father is coming to the hostel tomorrow. Up next. जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें सारे टेंसेस यूज करते हैं हम, मतलब चाहे वो पास्ट का हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, ये बहुत इजीली सबको यूज करता है. ठीक है. टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. अब क्या है, बहुत सारे लोगों की बुक्स में आपको ये टाइप्स नहीं दिखाएंगे. ठीक है, लेकिन ये टाइप्स जो है ये बहुत ईजी हैं. जैसे कि एक होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस. मैंने बोला आई एम अ बॉय. क्या यहाँ पे कहीं कोई वर्ड है नो सुनाई दे रहा है? नेवर, डिड नॉट, डू नॉट, नहीं. सो जिस सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस. लाइक आई एम अ बॉय, पॉजिटिव सेंटेंस. आई एम नॉट अ बॉय, नेगेटिव सेंटेंस. इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता. ठीक है. जैसे द गर्ल इज सिंगिंग, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. ठीक है. द गर्ल इज सिंगिंग, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मतलब हाँ. अ सेंटेंस दैट सेज समथिंग इज नॉट सो इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है. अब लेकिन कोई सेंटेंस है जैसे वो बोल रहा है नहीं नहीं ये गलत है या ये नहीं है, जहां नहीं वर्ड आ गया उसे कहते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस. जैसे कि द गर्ल इज नॉट डांसिंग, नेगेटिव सेंटेंस. सम मोर एग्जांपल्स. आई लॉस्ट माय पेंसिल बॉक्स, आई हैव नो पेंसिल नाउ. तो यहाँ पे ये नो वर्ड आ गया ना, तो हो गया नेगेटिव. यू लुक डल, आई हैव नॉट टेकन बैथ टुडे. अब देखो यू लुक डल, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है. नो मतलब नो जैसा कोई वर्ड नहीं है. यहाँ पे है नॉट, तो ये हो गया नेगेटिव. अब आते हैं हम सेकेंड इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस सेंटेंसेस में, मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट्स. An interrogative sentence is a type of sentence that asks questions. It usually begins with who, what, where, when, why, how, or do and ends with a question mark. Where are you going? Why didn't you eat your lunch? Why are you talking to her? When will you come back? What did you eat? ये सारे question. How are you going? How much do you love me? Yes, this last question is very important. So basically यही सारे questions होते हैं आपके interrogative questions, जो usually एक question word से start होते हैं and question mark के साथ खत्म होते हैं. इनके बस answers अच्छे नहीं होते कभी कभी. Like where are you going? What is happening? What do you want me to do? Do you want me to write something for you? Are you going to school today? ठीक है. अब है हमारे पास interrogative के 4 types. ये सिर्फ समझो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी है, वेरी इजी. एक होता है येस और नो इंटेरोगेटिव, जिसका आंसर येस या नो में देना होता है. एक होता है ऑल्टरनेटिव इंटेरोगेटिव, जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है, चाय पियोगे या कॉफी पियोगे. एक होता है WH इंटेरोगेटिव, ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगी. और एक होता है टैग क्वेश्चंस, विच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखते हैं हम एक एक को. सबसे पहले है येस और नो इंटेरोगेटिव. Questions which require a yes or no answer are called yes no interrogatives. बहुत simple. Are you going home? Yes, I'm going home. Will you come with me? No, I will not come with you. So yes और no में आंसर आ रहा है आपका, तो इसको बोलते हैं yes no interrogatives. अब है alternative interrogative. Alternative मतलब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है. Alternative interrogatives are questions that give a choice among two or more answers. Therefore, इन questions को आप बोलते हो choice questions भी बोलते हो. जैसे कि do you prefer coffee or tea? तो आप बोल सकते हो well I prefer coffee. Or you can say I prefer tea. या बोलोगे I like everything. Anything which is free. Come on, give it to me. Will you come with me now? Or will you go with James afterwards? तुम मेरे साथ अभी आ रही हो या बाद में जेम्स के साथ जाओगी? So now you have again an option, ठीक है? Do you prefer to live in the village or the city? तुम्हें गांव में रहना अच्छा लगता है या शहर में रहना अच्छा लगता है? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? गांव में, शहर में? नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. बेसिकली तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिव इंटेरोगेटिव्स. Will they buy an apartment or villa? भाई पैसे पे डिपेंड करता है, लेकिन अब ऑप्शन है तो बता देना आंसर. नेक्स्ट, WH interrogatives. WH interrogatives are questions asked using one of the words, question words, who, what, where, when, why and how.
ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑल्सो मस्ट बी यूज। अब देखो ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें एक नया वर्ड आया है ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब बाद में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना ये होते हैं ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, व्हाई डिड यू डू दैट। तो टाइप है, एक नाम दे दिया। तो जिसने भी बनाया था ना उसको बहुत मन कर रहा था कि आज मैं नामकरण करता हूँ, तो उसने इतने सारे नाम दे दिए, मैंने जरूरत है ही नहीं इतने की। एनीवेज, सो ये सारे आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ठीक है। और इनमें अच्छी बात क्या होती है कि ये बोलते हैं पूरा पूरा आंसर चाहिए, आप येस और नो में नहीं दे सकते। जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू द मॉल। हाउ आर यू डूइंग, आई एम डूइंग ग्रेट। व्हाई डिड यू डू दैट, बिकॉज आई वांटेड टू। ऐसे आंसर्स मम्मा को मत देना। मामा बोली कि बेटा इधर आओ और अब यहीं रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आता है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने बताया, इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब होते हैं कमांड्स, रिक्वेस्ट, ऑर्डर। तो एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस which is used to issue a command, instruction, make a request or even offer advice. You know, for example, I think you should respect your parents. ये भी एक एडवाइस दे रहे हो तुम, ठीक है। तो ये डिक्लेरेटिव नहीं होगा, इसे आप इम्पेरेटिव कहोगे। इसके अब अपन कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं। ये जो सेंटेंस होते हैं इनको कभी कभी आप डायरेक्टिव्स भी बोलते हो, ठीक है। ये वर्ड याद रखना, डायरेक्टिव्स कहते हो क्योंकि आप किसी को एक डायरेक्शन दे रहे हो, आप किसी को कोई कमांड दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हो। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूजुअली एंड विद अ पीरियड। पीरियड मतलब अब आपको पता है इसका मतलब होता है फुल स्टॉप, बट समटाइम्स दे ऑल्सो एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, विच मीन्स एक्सक्लेमेशन, मालूम है ना एक्सक्लेमेशन, ये, ओके। Note that there is usually no subject because the subject is understood, it is you. For example, get lost. तो किसको बोला get lost? तुम ही को बोला ना, तो you get lost. या फिर अगर बोला come here, तो जरूरी नहीं है आपको इसमें लिखा हो you come here. ये जो subject होता है ना वो understood होता है। जैसे मम्मी बोलती है ना निकल जाओ घर से, तो अब उसमें बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें बोला है या पापा को बोला है, अपन को समझ में आ जाता है अपन को बोला है, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। गेट योर हैंड्स अप कमांड है, डू योर होमवर्क ये एक इंस्ट्रक्शन है, रिक्वेस्ट तो कभी होती ही नहीं है। क्लोज द विंडो ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ये कमांड भी हो सकता है। गो टू द बैंक एंड मेक दैट डिपॉजिट ये एक इंस्ट्रक्शन है। गो टू बेड, अब अगर आप टाइम पे जा रहे हो तो डिमांड है, अगर थोड़ा लेट हो गए तो कमांड है, और ज्यादा लेट हो गए तो इसके साथ कुछ आवाजें आती है जैसे छटाक फटाक। प्लीज कम विथ मी फॉर डिनर ये क्या है, ये एक इन्विटेशन है, ओके। ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है। नाउ दैट डिपेंड्स आप कैसे बोल रहे हो। आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ, आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ ये तो कमांड ही है। मूव आउट ऑफ माई वे मेरे रास्ते से हट जाओ ये भी कमांड है। अब हम आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, ठीक है। अब जहां पे भी वाओ तो बेसिकली या तो शॉक लगेगा या तो सरप्राइज लगेगा, कोई सडन फीलिंग अगर है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें आप लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे, ठीक है। व्हाट अ लायर ही इज, कितना झूठा है वो, एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वाज, क्या अमेजिंग मूवी थी। व्हाट अ टेस्टी पिज्जा, अच्छा ये पिज्जा मत बोलना यार इसको प्लीज, ठीक है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज पिज्जा, इट्स लाइक पीट सा, ठीक है। हाउ डू वी से पिज्जा, पिज्जा मत बोलना, और पिज्जा तो बिल्कुल मत बोलना, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हाउ एक्साइटिंग द मूवी वाज, ओके। अब आते हैं हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशन। अच्छा देखो, जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में लिखते हैं ना तो हमें अलग अलग तरीके से लिखना आना चाहिए। जैसे कि सिंपल, जब आप किसी को विश कर रहे हो, मेनी मेनी स्वीट रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस। अब इसके बाद ना प्लीज फुल स्टॉप मत लगाना। जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हो या फेसबुक पे किसी को मैसेज करते हो ना, फुल स्टॉप नहीं लगाना। खुश हो ना, हे वो फीलिंग आती है जब आप एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हो। अब दूसरा होता है व्हाट से जो आप स्टार्ट करते हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, व्हाट अ क्यूट बेबी, व्हाट अ नाइस बिहेवियर। एक और होता है जहां आप हाउ यूज करते हो,
How brightly it shines. How beautifully she sings. How neatly she has kept her house. ठीक है, और एक होता है जहां पे आप सच यूज करते हो, या फिर देखो जैसे यहां पे आता है शी इज सच अ काइंड लेडी, ये भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है. ठीक है, ही इज सच अ ब्राइट स्टूडेंट. आप अपना सरप्राइज तो नहीं हो, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा अपनी इंटेंस इमोशन को शो कर रहे हो. मतलब वाओ, आपका बेटा कितना अच्छा है. मेरे लिए तो कभी मेरी टीचर ने ऐसा कहा ही नहीं. खैर कोई बात नहीं. शी इज सच अ वंडरफुल राइटर. तो वाओ, क्या राइटर है. ठीक है, अब हम आते हैं जिसमें सो आता है. लाइक शी इज सो ग्लैमरस, ही इज सो हैंडसम, दैट जेंटलमैन इज सो जेनरस. जेनरस मतलब जो बहुत डाउन टू अर्थ है, जिनका दिल बहुत बड़ा है, जो बड़े काइंड हार्टेड है, उन्हें हम जेनरस कहते हैं. ओके, अब हमारे पास आती है एक एक्सरसाइज. फाइनली हमें पता है कि 4 टाइप्स जो होते हैं हमारे कौन से होते हैं. यहाँ पे व्हाट डू यू हैव टू डू, सेंटेंसेस लिखे हैं, मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये कौन सा टाइप है. व्हाट डू यू हैव टू डू, अंडरस्टैंड द सेंटेंस, लुक एट द पंक्चुएशन मार्क. ठीक है, आई हैव 2 पेट डॉग्स. अच्छा, इसमें हो रहा है ओ माय गॉड, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना. किसी ने एक स्टेटमेंट दिया है, तो क्या होगा ये होगा डिक्लेरेटिव. ठीक है, हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट. ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा है एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव. वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल, इतने टाइम से तुम कहां पे थे, क्वेश्चन मार्क मतलब इंटरोगेटिव. इट हैजंट स्टॉप्ड रेनिंग सिंस यस्टरडे, कल से बारिश नहीं रुकी है. ये तुम एक सिंपल स्टेटमेंट दे रहे हो, तो ये हो गया आपका डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. She leaned out of the window, उसने विंडो से बाहर झांका, कुछ महान काम नहीं किया, तो ये भी हो गया आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस. अब ये रहे हमारे आंसर्स. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं. ये आप मुझे बताने वाले हो. ठीक है, मैं आपको आंसर्स बताऊंगी. तो कितना टाइम दूं, 15 सेकेंड्स नहीं, 10 बहुत है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. चलो लेट्स सी. लिसन टू मी, क्या है ये, तुम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो या तुम किसी को कमांड कर रहे हो, तो ये हो गया तुम्हारा इंपेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, मैं क्यों लिखूं, मेरे पास तो लिखा हुआ है. डोंट मेक अ नॉइज, तुम यहाँ पे किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो ये भी हो गया इंपेरेटिव. आउच, आई हैव कट माई चिन, इतना बड़ा एक्सक्लेमेशन वाला मार्क दिख रहा है, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. वी मस्ट नॉट टॉलरेट इनजस्टिस, हमें जो है इनजस्टिस को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए, ये हो गया डिक्लेरेटिव. ओपन द बॉक्स, अब ओपन द बॉक्स यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हो सकती है, कमांड हो सकता है, इंस्ट्रक्शन हो सकता है, तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक और एक्सरसाइज है जो आप लोग करने वाले हो, और इस बार मैं आपको और कम टाइम दूंगी. कितना दूंगी, चलो स्टार्ट करो. Okay, time over. Chalo, let's see the answers. So, what are you doing? Question mark, interrogative. Please open the door. ये एक request है या तो ये एक command है, तो ये हो जाएगा imperative. Please tell us the story of Cinderella. ये एक request है, तो ये भी हो जाएगा imperative. Are school books available in your store? क्या स्कूल बुक्स आपके स्टोर में अवेलेबल हैं? तो ये हो जाएगा इंटरोगेटिव, क्योंकि लगा है इसमें क्वेश्चन मार्क. रेखा, यू शुड गो टू द डॉक्टर. अब यहाँ क्या कर रहे हो आप एक एडवाइस दे रहे हो कि बेटा जाओ डॉक्टर को दिखा लो, तो ये हो गया तुम्हारा इंपरेटिव. ठीक है, दीज आर योर आंसर्स. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, सिंपल स्टेटमेंट हो गया डिक्लेरेटिव. What a beautiful painting it was. ये हो गया exclamatory. Mother is calling you. No emotions attached. Declarative. Children, please come inside the class. Instruction. Imperative. Don't talk in my class. Instruction. Imperative. Okay?
सो ये रहे हमारे आंसर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड लेबल ईच सेंटेंस एज डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, और इनके करेक्ट पंक्चुएशन मार्क भी लगाना है। ठीक है, इसकी हम एक ही एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, दिस समर माई फैमिली विल ट्रेवल टू ग्रीस। इस समर मेरी फैमिली ग्रीस जाएगी। पहले तो तुम्हें ये समझना है ये कौन सा सेंटेंस है, उसके हिसाब से तुम्हें इसमें पंक्चुएट करना है इसको, एंड देन यू विल आल्सो हैव टू टेल मी द टाइप। तो ऑब्वियसली इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सो यू विल हैव टू पुट अ फुल स्टॉप हियर, और यू कैन कॉल इट अ पीरियड। आई एम सो एक्साइटेड, क्या होगा ये, दिस इज एन, you will put an exclamatory mark over here, exclamation mark, and this is an exclamatory sentence. Do you know where Greece is? What is this? It's a question. ये हो गया interrogative. Greece is home to many archaeological monuments. यहाँ पे आप बता रहे हो कि ग्रीक में, मतलब ग्रीस जो है उसमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स के घर है, मतलब इट्स अ गुड प्लेस। तुम सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहे हो, so you will put a full stop and it's a declarative statement. You should read Greek mythology. यहाँ पे तुम किसी को एडवाइस कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका imperative। ठीक है, अब ये रहे आपके आंसर्स। अच्छा देखो एक चीज, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्टेटमेंट, you should read Greek mythology। अब यहाँ पे अगर आप imperative लिखोगे ये तब भी सही होगा, यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट लिखोगे तब भी सही होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एंटायर कॉन्टेक्स्ट, आप किस तरीके से बात कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो डोंट वरी, मार्क्स नहीं कटेंगे। सो अगेन हियर वी हैव गॉट सम क्वेश्चंस। आई विल गिव यू 2 minutes, नॉट 2 minutes, आई विल गिव यू 30 seconds एंड देन यू विल टेल मी द आंसर्स व्हिच आई विल शो यू। सो नाउ लेट्स चेक द आंसर्स। सो पहला वाला जो है, ग्रीक माइथोलॉजी इज फुल ऑफ एडवेंचर्स एंड लेजेंड्स। अब ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आएगा आपका फुल स्टॉप, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका फुल स्टॉप, और आपका ये एक डिक्लेरेटिव है। हर्क्यूल्स एंड परस्यूज एंड ऑल हीरोज फाउंड इन ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक ये ई है, डबल ई, माइथोलॉजी, तो ये बेसिकली बता रहे हैं ग्रीक माइथोलॉजी में कौन कौन से लोग, भगवान लोग पाए जाते हैं। सो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा ये फुल स्टॉप, डिक्लेरेटिव। रीडिंग माइथोलॉजी विल गेट यू एक्साइटेड अबाउट ट्रैवलिंग। ऑब्वियसली जब आप किसी भी जगह के बारे में पढ़ते हो, उनसे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज पढ़ते हो, माइथोलॉजी मतलब क्या होता है, वहाँ के भगवान से रिलेटेड, वहाँ के लोगों से रिलेटेड जो स्टोरीज होती हैं। ठीक है, माइथोलॉजी मतलब बेसिकली रिलेटेड टू रिलीजियस थिंग्स। अब है वुड यू एंजॉय अ ट्रिप टू ग्रीस, तो यहाँ आएगा आपका क्वेश्चन मार्क, ये एक हो गया आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन, कम विद अस। ठीक है, सो कम विद अस, यहाँ पे आ गया आपका इंपेरेटिव। ठीक है, और अब ये एक्सक्लेमेशन भी हो सकता है, वाओ कम विद अस, तो क्या है, इसमें आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से कहा है। अब गाइज यहाँ पे अब हम एक दूसरी चीज पढ़ने वाले हैं, जिसका जो कि है चेंज ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सो यहाँ मैं जाती हूँ अपनी ब्लैंक स्क्रीन पे। अब प्लीज इस चीज को समझो, I am a student। ठीक है, I am a student। अब यहाँ पे तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो है am। ठीक है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये है तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब, डिस्कस करेंगे हम इसे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, सारे वर्ड्स जो आप कनेक्ट करते हैं, जो आपको टेंस बताते हैं कब हो रहा है वो काम, जैसे आई एम अ स्टूडेंट। अब इसको मुझे अगर नेगेटिव बनाना है तो मैं सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या ऐड कर दूंगी, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, है ना। अब मान लो मुझे इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, मुझे क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको मैं सब्जेक्ट के पहले लेके चली जाऊंगी। ठीक है, तब मेरा क्वेश्चन बनेगा एम आई अ स्टूडेंट। ठीक है, ये बन गया एम आई अ स्टूडेंट। अब मान लो मुझे बोला है कि तुम्हें इंटेरोगेटिव बनाना है, वो भी नेगेटिव, तो मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली ये मेरा यही रहेगा, ये हो जाएगा एम आई नॉट अ स्टूडेंट।
ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क। कूल। अब ये तो हो गया जब मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है, मेरे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, मैंने हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दिया सब्जेक्ट के और मेरे सेंटेंसेस फॉर्म हो गए। मान लो मेरे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट। अब मुझे इसको बनाना है नेगेटिव, लेकिन मेरे पास तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अब मुझे इसमें क्या देखना पड़ेगा? पहले मुझे देखना पड़ेगा ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, एस लग रहा है यहाँ पे। अब आएंगे मेरे जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, डू, डज और डिड, ठीक है। डू सिर्फ यूज होगा प्लूरल के साथ और आई और यू के साथ, ओके, और वो भी जब हम प्रेजेंट या फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं खाना खाता हूं, यू नो, वो सारी चीजें। डज यूज होगा आपका ही और शी और इट के साथ और कोई भी सिंगुलर के साथ। डिड यूज होगा सबके साथ लेकिन पास्ट टेंस में। ये सब हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ ये देख लेते हैं हमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। ओके, ही प्लेज क्रिकेट, ओके, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, तो ही प्लेज क्रिकेट। अब यहां मेरा आएगा he does not play cricket, does not play cricket, ठीक है। यहां मैंने क्या किया, मेरा ही मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाना था मुझे, डज, और यहाँ पे पास्ट की तो बात हुई नहीं है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाना था मुझे, डज। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ही के साथ बहुत बच्चे ना डू यूज करते हैं और वो बहुत रॉन्ग है, ठीक है, सो डोंट कमिट दैट क्राइम। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद अब मान लो मुझे इसका क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाना है, क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो ये जो डज है ना, इससे ही मैं आगे ले आऊंगी क्योंकि अब ये मेरे लिए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा डज ही प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे क्या था मेरा क्वेश्चन, ही प्लेस क्रिकेट, प्ले में एस लगा हुआ था, तो मैंने क्या लिखा, डज। अब वो एस ना मैं इधर पे लेके आ गई और मैंने प्ले से हटा दिया। सिमिलरली जब भी आप डज लिखोगे, आपके वर्ब में जो एस लगा था वो आप हटा दोगे, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनाना है इंटरोगेटिव में, तो डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, इस तरीके से होगा। सो अब हम एक काम करते हैं, हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, इसका नेगेटिव बनाना है, क्या करेंगे हम, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, एम के बाद हम लगा देंगे नॉट। आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट, दे आर कमिंग विद अस, दे आर not coming with us, he is waiting for you, he is not waiting for you, he was quite sure about it, he was not quite sure about it, they were playing football, they were not playing football, that's it। अब आता है the boy can speak English very well, the boy ये है मेरा helping verb, can not speak English very well, she must come with us, यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब ये है, ओके, सो शी मस्ट नॉट कम विद अस, यू शुड कम हियर अगेन, यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब है शुड, तो यू शुड नॉट कम हियर अगेन। द चिल्ड्रन हैव गॉन टू बेड, द चिल्ड्रन यहाँ पे मेरा वर्ब क्या है, हैव, तो द चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू बेड। ही वर्क्स हार्ड, अब ये मैंने अभी बताया था, देखो मेरे वर्ब में एस लगा हुआ है, ठीक है, मेरे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ही डज नॉट वर्क हार्ड, ओके। अब नेक्स्ट है जब मुझे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट से बनाने हैं क्वेश्चन, अभी हमने इसको डिस्कस किया था, जेम्स
teaches at a school. अब जेम्स टीचर्स एट अ स्कूल में हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, टीचर्स मेरा वर्ब है जिसमें आ रहा है एस, और जेम्स जो है वो एक सिंगुलर पर्सन है, तो मैं क्या लिखूंगी, डज जेम्स टीच एट स्कूल, ये एस हट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, डज जेम्स टीच एट स्कूल। अब यहां से मैंने एस हटा दिया क्योंकि मेरा एस यहां पे आ गया है। सिमिलरली इस सेंटेंस को देखते हैं हम, सूजी हैज अ ब्यूटिफुल वॉइस। अब इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हैज, तो हम हैज को आगे लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डज सूजी हैव अ ब्यूटिफुल वॉइस। अब इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, हैज सूजी अ ब्यूटिफुल वॉइस, ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। पीटर नोज द आंसर, डज पीटर नो द आंसर। प्लीज एक चीज याद रखना, अगर मिस्टेक मतलब अगर मार्क्स नहीं गंवाने हैं तो अगर डज यूज कर रहे हो तो फिर तुम्हारा जो वर्ब है उसमें एस मत लगाना, है ना, बहुत सारे एस फ्री के तो बढ़ नहीं रहे, तो यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, नहीं, सिंगुलर है तो सिर्फ डज लगाओगी। अब जैसे क्वेश्चन है, मारिया लिव्स विद हर आंट, अब यहाँ पे क्या है, लिव्स, नो हेल्पिंग वर्ब, तो हमने यहाँ पे लगाया डज मारिया, एस को हमने हटाया, लिव विद हर आंट। शी टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू फिनिश द वर्क। अब यहाँ पे पास्ट टेंस है, टुक बोल रहा है वो, प्लीज लुक एट द वर्ब, टुक मतलब टेक का पास्ट फॉर्म है वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड शी टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू फिनिश द वर्क। अच्छा गाइस प्लीज एक चीज सुनो, इसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लो क्योंकि हम अभी टेंसेस करेंगे और टेंसेस में अभी ये सारी जो चीज़ें, इसके पहले हम वर्ब्स पढ़ेंगे फिर हम टेंसेस करेंगे, तो एक एक पॉइंट जिसमें अभी थोड़ा सा भी डाउट है ना वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, तो जहाँ भी डाउट होगा इट विल गेट क्लियर्ड। तो क्या हुआ अभी, क्या कहा मैंने, जहाँ पे टेंशन हो रहा है उसको अटेंशन मत दो, जो चीज़ समझ में आ रही है उसको समझो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, टोल्ड मतलब पास्ट, उसने मुझे एक स्टोरी बताई, तो ये क्या हो जाएगा, डिड ही टेल मी अ स्टोरी। अब इसमें भी याद रखना डिड ही टोल्ड का हो जाएगा टेल, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिड मतलब इसमें पास्ट टेंस लगा दिया है, ठीक है। द बॉय स्टोल द मनी, डिड द बॉय स्टील द मनी। स्टोल जो होता है ये पास्ट फॉर्म होता है, इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है स्टील। She went to school, अब इसका क्या हो जाएगा, did she go to school, went का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, go। सो आपको इसमें क्या याद रखना है, जब भी हम did यूज करते हैं, did के साथ हम वर्ब का हमेशा प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि go प्रेजेंट है, went पास्ट है, sit प्रेजेंट है, sat पास्ट है। तो जैसे यहाँ पे है Alice made a cake yesterday, अब जो made है ये पास्ट फॉर्म है, इसका प्रेजेंट क्या होगा, make। Did Alice make a cake yesterday? Peter wants to become an engineer, अब यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रेजेंट क्योंकि wanted तो लिखा नहीं है, so does Peter want to become an engineer, ठीक है। Guys, now let's come to the most interesting part. अब हम डिस्कस करने वाले हैं vocabulary words, क्यों, क्योंकि we are done with the types of sentences and how to change one sentence into another. इसमें मीनिंग चेंज हो जाता है, रिमेंबर दिस थिंग। आने वाले टाइम में जो हम करने वाले हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें मीनिंग चेंज नहीं होता है एंड उसमें काफ़ी सारे रूल्स होते हैं जो समझने पड़ेंगे हमको, विच इज़ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बट पूरा फुल अटेंशन चाहिए उसमें। अब एज प्रॉमिस्ड हमारे पास है कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी वर्ड्स एंड आई लव इट जब आप लोग जो है सेंटेंसेस फॉर्म करके मुझे सेंड करते हो, ठीक है, प्लीज डू दैट। तो लेट्स डिस्कस। आज का हमारा पहला वर्ड है वेरी सैड। अच्छा, अब क्या होता है, सैड का मतलब तो सबको पता है। अब मेरे पास बेटर वर्ड्स ही नहीं है तो मैं बोलती नहीं टुडे आई एम वेरी सैड, अरे नहीं यार शी वॉज वेरी वेरी सैड, तो यूज सम बेटर वर्ड्स ना, तो मैं देने वाली हूँ आपको कुछ बेटर वर्ड्स। पहला है हार्ट ब्रोकन। अब क्या है, जैसे मान लो किसी ने आपको डांटा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई आपको डांटेगा, तो आपका दिल टूट जाता है, या आपके साथ बहुत कुछ ऐसा होता है जिसमें आपका दिल टूट जाता है।
तो आप हार्ट ब्रोकन हो, या जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे लेकिन आपका मार्क्स शायद उतने अच्छे नहीं आए, या जैसे कि अभी सीबीएसई के एग्जाम्स कैंसिल हो गए, तो जो लोग ने बहुत पढ़ाई की थी उनका तो दे आर ऑल हार्ट ब्रोकन। तो मत बोलो दे आर वेरी सैड, व्हाट वुड यू से? दे आर हार्ट ब्रोकन। सो सफरिंग फ्रॉम ओवरवेलमिंग डिस्ट्रेस, मतलब जब आप बहुत ही ज्यादा दुखी हो। He was heartbroken at the thought of leaving the house. आप बचपन से किसी घर में रहे हो या किसी पर्टिकुलर सिटी में रहे हो और अब आपको उधर उस जगह को छोड़ के जाना है, तो how would you feel? You will feel heartbroken. आपका दिल, आपको बहुत बुरा लगेगा. So it's a beautiful word. How would we say that, leaving my parents as I was going abroad for my further studies, oh my God, I was totally heartbroken. Say it. Use some better sentence. For example, I was heartbroken to see the little girl selling flowers, at the traffic signal. I was heartbroken. Why were you heartbroken? Because you could see that, वो जो लड़की है वो पढ़ाई कर सकती है, वो स्कूल जा सकती है, just because वो financially stable नहीं है, आज वो इतनी छोटी है लेकिन वो काम कर रही है. So you were heartbroken. ठीक है, तो अब तुम कुछ इंटरेस्टिंग से सेंटेंसेस बनाओगे और मुझसे शेयर करोगे. नेक्स्ट इज डिवास्टेटेड. डिवास्टेटेड, जैसे ही मुझे न्यूज़ मिली, कुछ बहुत ही खराब सी न्यूज़, आई वॉज डिवास्टेटेड, मतलब मेरा तो पूरा जीवन ही उजड़ गया था. ठीक है, कॉज समवन सीवियर एंड ओवरवेलमिंग शॉक और ग्रीफ, बहुत ही ज्यादा, जैसे कि सपोज शी वॉज डिवास्टेटेड आफ्टर द लॉस ऑफ हर मदर. She was devastated by the loss of her father. मतलब अपने फादर के गुजरने के बाद वो एकदम टूट सी गई थी. ठीक है, उसको बोलते हैं devastated. ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? devastated. devastated. ओके, dejected. अब क्या होता है? dejected बहुत अमेजिंग वर्ड है. sad and depressed, जैसे dejected फील करते हो आप. He stood in the street looking dejected. मतलब आप एकदम ऐसा लगता है कि आपके अंदर की सारी हैप्पीनेस खत्म हो गई है, आप बहुत ही सैड हो, बेसिकली आप डिप्रेस्ड हो. जब आप डिप्रेस्ड होते हो, ठीक है, ये आपको लग रहा है यार यू लुक डिजेक्टेड, डोंट से दैट यू लुक सैड, यू लुक डिजेक्टेड, व्हाट हैपेंड? से, आस्क लाइक दिस. जैसे कभी मान लो मम्मा है, शी इज जस्ट सिटिंग एंड शी इज नॉट टॉकिंग मच, शी इज नॉट हर यूजुअल सेल्फ, मतलब वो जैसे हमेशा रहती हैं वैसी नहीं है, तो तुम्हें क्या वो सैड लग रही है? तो उनसे जाके पूछो, आई सी दैट यू आर डिजेक्टेड, व्हाट हैपेंड? यू सीम डिजेक्टेड, व्हाट हैपेंड? तो बात करो. ठीक है, डिजेक्टेड मतलब जब कोई सैड है और डिप्रेस्ड है. अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेरी सैड के लिए, क्रेस्ट फॉलन. अब ये बहुत अमेजिंग वर्ड है. जो हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट होता है, जो हमारा बेसिकली ये पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं क्रेस्ट. जैसे माउंटेन है, माउंटेन की भी जो चोटी होती है उसे आप कहते हो क्रेस्ट. तो जैसे मान लो टीम है, क्रिकेट टीम है या कोई वॉलीबॉल टीम है या फुटबॉल टीम है, अगर मान लो वो हार जाती है तो कैसे आते हैं वो लोग? ऐसे चेहरा लटका के आते हैं, मुंडी ऐसे टंग. ठीक है, तो क्रेस्ट फॉलन. आया समझ में? जब मतलब आप एकदम दुखी होके एम्प्टी हैंडेड आते हो और एकदम निराश, हताश, तो सैड एंड डिसअपॉइंटेड. ही केम बैक एम्प्टी हैंडेड एंड क्रेस्ट फॉलन. द टीम केम बैक एम्प्टी हैंडेड एंड क्रेस्ट फॉलन. ओके, डोंट स्टे देयर विद अ क्रेस्ट फॉलन एटीट्यूड, मतलब कि अरे मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, तो क्रेस्ट फॉलन. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूमी. ग्लूमी बहुत कॉमन वर्ड है, लाइक ओ व्हाट अ ग्लूमी डे, मतलब मान लो कि एकदम जो है ना उस दिन में कुछ नया इंटरेस्टिंग है ही नहीं, एकदम कुछ होते ना दिन बड़े थकेले से, तो उनको यू कैन से व्हाट अ ग्लूमी डे, और यू कैन से व्हाट हैपेंड, योर मैसेज वाज सो ग्लूमी. मैसेज भी ग्लूमी हो सकता है, मतलब सैड, सड़ा सा. जैसे किसी तुमने लिखा किसी को, हे हाय हैप्पी बर्थडे, व्हाट अ लवली डे, उसने लिखा या GM, बोला एक्सक्यूज मी, ऑल राइट, क्या हुआ? इतना ग्लूमी सा रिप्लाई. डाउन हार्टेड, मतलब दिल सैड है, डिस्करेज्ड. ठीक है, वी मस्ट नॉट बी डाउन हार्टेड इवन दो वी लॉस्ट, मतलब तुम क्रेस्ट फॉलन होके आए और तुम्हें बोला कम ऑन डोंट बी डाउन हार्टेड. डाउन हार्टेड मतलब अपना हिम्मत मत हारो, डोंट बी डिस्करेज्ड. ठीक है, अब आई एम फीलिंग डाउन हार्टेड,
ओके और I was downhearted at the thought of leaving my team. या और I was kicked out of the team and I was downhearted. ठीक है, तो बेसिकली तुम वेरी सैड मत हो ना अब, या तो अब इसको हम रिवाइज करेंगे, या तो यू विल बी हार्ट ब्रोकन और डिवास्टेटेड और डिजेक्टेड और क्रेस्टफॉलन और ग्लूमी और डाउनहार्टेड. ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास दिमाग में एक वर्ड है वेरी सैड. अब हम वेरी सैड के सिनोनिम्स देख रहे हैं, मतलब पर्यायवाची. ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वोकैबुलरी है, जो ऑलरेडी हमारे पास वर्ड्स हैं, हम उनमें ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारे लिए बहुत इजी रहेगा याद रखना. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, वेरी सैड को देख लिया, वेरी गुड को भी देख लेते हैं. ओह कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, वाह कितना अच्छा घर है, वेरी गुड. वेरी गुड नहीं यार, नो मोर वेरी गुड. अब हम कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे. स्प्लेंडेड, वाह क्या परफॉर्मेंस था. स्प्लेंडेड मतलब मैग्निफिसेंट, वेरी इंप्रेसिव. ही इज अ स्प्लेंडेड फेलो, क्या आदमी है यार वो, ही इज अ स्प्लेंडेड फेलो. वेरी गुड फेलो नहीं बोलेंगे अपन. ठीक है, एक्सेप्शनल मतलब क्या, इसके लिए तो वर्ड्स ही नहीं है. जैसे सपोज मम्मा ने खाना बनाया, ओह मम्मा इट वाज माउथ वाटरिंग. या एक्सेप्शनल मतलब बस इन दुनिया से ही परे है, वो बहुत ही अमेजिंग है, आउटस्टैंडिंग. ठीक है, ही इज अ चाइल्ड ऑफ एक्सेप्शनल एबिलिटी. वो जो बच्चा है उसकी तो एबिलिटी जो है वो एक्सेप्शनल है, मतलब वो तो जीनियस है. इंस्पायरिंग, ओ वाओ, जो अपन बोलते हैं ना, ओ कितना अच्छा काम किया तुमने. सो अराउजिंग और थ्रू बीइंग इम्प्रेसिव. जैसे आपके लिए मान लो किसी ने एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी एंड उसमें फुल ऑफ मेटालिक बलून्स, अमेजिंग वाला केक एंड यू नो देयर आर लाइट्स एंड देयर इज अ स्मॉल डिस्क एरिया और आपके पास इतने सारे गिफ्ट्स हैं. सो इट विल बी लाइक ऑ इंस्पायरिंग. ओके, करिश्मा प्रेजेंटेड एन ऑ इंस्पायरिंग मास्टरपीस. करिश्मा ने मतलब उस इतना अमेजिंग मास्टरपीस दिखाया. मे बी शी हैज पेंटेड समथिंग और शी डिड सम क्राफ्ट कि उसको देख के लगा वाओ, ओह दिस इज सो प्रिटी, यू नो, उस तरीके से. दैट्स एन ऑ इंस्पायरिंग मास्टरपीस. पीची, अब ये जो पीची है ना, ये वर्ड तो क्लास है, वेरी सेटिस्फैक्टरी. फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग इज जस्ट पीची. नाउ सपोज तुम कहीं पे गए, किसने पूछा यार ये सब ठीक है, ओ यार एवरीथिंग लुक्स पीची, मतलब एकदम सेटिस्फैक्टरी, तुम टोटली सेटिस्फाइड हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो तुम्हारी टीम है, ठीक है, उसने कुछ डिजाइन किया और तुमसे उसने पूछा यार सब ठीक लग रहा है, या एवरीथिंग लुक्स पीची. पीची मतलब आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव डन. ओके, नेक्स्ट इज स्टुपेंडस. स्टुपेंडस तो वो जो होते हैं ना, क्या बात क्या बात क्या बात. तो फैंटाबुलस, फैंटास्टिक, अमेजिंग, ऑसम, स्टुपेंडस. स्टुपेंडस मतलब extremely impressive. These are most stupendous views. So you went to Kashmir and the beautiful snow-covered mountains, the lakes and the beautiful flowers and the magnificent look and the splendid this and basically stupendous views. ठीक है, so very good के हम synonyms फिर से एक बार देखेंगे. Splendid performance, exceptional dress, awe-inspiring painting, peachy surprise, stupendous performance. ठीक है, अब आते हैं कुछ pronunciation tips पे. तो ये जो है, ये अगर आपका है woman, अगर सिंगल वुमन की बात करें तो ये वुमन, वुमैन नहीं होगा. ठीक है, वुमैन नहीं होता, वुमन. अगर आप बहुत सारी औरतों की बात कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे अगर WOMAN मतलब एक औरत है तो आप बोलोगे वुमन, मतलब वु एंड मन, वुमन. ठीक है, अगर आप बहुत सारी औरतों की बात कर रहे हो तब ये हो जाएगा विमेन, वी और मन, विमेन. अब आप बोलोगे विमेन. ओके, वुमेन नहीं होता, वो नहीं होता, इट्स ऑलवेज वुमेन और विमेन. मेन, मैन नहीं बोलते. ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है, हम बोलते हैं इसको यूजुअली वीडियो.
तुम क्या देख रहे हो, एक वीडियो अपलोड हो रहा है, वीडियो, नॉट वीडियो, वीडियो मतलब दोनों में छोटी की मात्रा लगेगी, वीडियो। अब है, हम बोलते हैं कमेंट कर देना, ये मेरे पिक्चर में कमेंट कर देना, कमेंट मत करना, इट्स कमेंट, कमेंट, ठीक है, इट्स नॉट कमेंट, इट्स कमेंट। अब जैसे आप होटल में जाते हो तो आपको होटल में स्वीट देता है, वो कभी नहीं देता, स्वीट देता है। जैसे कि ये जो वर्ड है होटल में, जो बड़े बड़े कमरे होते हैं उनको स्वीट बोलते हैं लोग, वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, यू कॉल इट स्वीट, होटल स्वीट, ठीक है, ऐसे साउंड करता है वो। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज, हम बोलते हैं मुझे तो कूपन मिला है, मैं तो इनकैश कराऊंगी, कूपन किसी को नहीं मिलता, इट्स कूपन, ओके, इट्स कूपन, मेरे को एक कूपन मिला है, मुझे उस कूपन को इनकैश करना है। सो आई होप आज कुछ तो नया सीखा ही होगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो with some more vocabulary words, some more pronunciation tips and transformation of sentences, which is a very 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 important topic. तब तक के लिए stay tuned, stay connected. कोरोना टाइम से please stay safe, okay? And don't forget to tell me how did you find the session. Love you guys.